दोस्तों ये हमारा महासंग्राम वीडियो होने वाला है। इसमें हम कंप्लीट आंसर को देखेंगे और इस वीडियो का खासियत बात यह है कि इसमें केवल वही क्वेश्चन करवाया गया जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जितने भी सारा क्वेश्चन का आंसर करवाया गया ना, बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक के साथ करवाया गया है, जो कि एक बार देखोगे तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो कोई भी आप मेरा एक क्वेश्चन बस देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मैं बताया हूँ कितना आसान भाषा में है, जो कि आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। तो एक करके हम लोग आंसर देखेंगे दोस्तों। ये हमारा सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर 1 भी हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर हम टोटल आपको 10 क्वेश्चन का बात करेंगे दोस्तों, जो 15-15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से मेरा 15 मार्क्स के लिए कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और यही 10 क्वेश्चन में से आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स के लिए मैंने अलग से भी 3 क्वेश्चन दे रखा है, 1 2 3। अगर 5 मार्क्स में आना होगा तो ये तीनों से आएगा, या तो फिर जो मैं आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूं इन्हीं के अंदर से 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाएगा और इन्हीं के अंदर से 15 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। तो टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है। और 10 को हम यहाँ पर क्या करने वाले दोस्तों, आंसर करने वाले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि कनिष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों इसका सबसे पहले देखेंगे कनिष्ठ का परिचय। कनिष्ठ का परिचय, उसके बाद हम देखेंगे इसका उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। तो कनिष्ठ से रिलेटेड किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, आपको हर एक क्वेश्चन में ये आंसर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पे कंटेंट मिलता है 100% रियल, ठीक है, एंड आपको बहुत ही सिंपल एंड सरल लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कनिष्ठ का परिचय, सबसे पहले जानेंगे कनिष्ठ का परिचय। तो कनिष्ठ जो है वो कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, ठीक है। जो कुषाण वंश था ना, उसका सबसे महान राजा था कनिष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ अपने पिता विम कड़फिसेस के बाद कुषाण साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। मतलब कनिष्ठ जो था वो कहाँ के राजा थे, तो कुषाण वंश के राजा थे। कहाँ के थे दोस्तों, कुषाण वंश के राजा थे। और ये किसके बाद, तो निश्चित सी बात है कि जब इसके पिता का डेथ हुआ होगा, पिता जब मरे होंगे इसके, उसके बाद ही ये वहाँ का राजा बने होंगे। तो इनके पिता का नाम क्या था, विम कड़फिसेस, ठीक है, जिनकी मृत्यु के बाद ही कुषाण साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, ठीक है। कुषाण वंश पर कई महान राजाओं ने शासन किया। कुषाण जो वंश था इस पर कई महान राजाओं ने शासन किया, लेकिन कनिष्ठ को सबसे महान माना जाता है। ऐसा नहीं था कि कुषाण वंश पर सिर्फ कनिष्ठ ही अपना शासन किया, नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे और इसके बाद भी बहुत सारे शासन आए, बहुत सारे ऐसे राजा आए जो यहाँ पे शासन किए, लेकिन इनके जैसा महान शासक कोई भी अभी तक बन नहीं पाए, ठीक है। ये सबसे महान माने जाते थे। वह एक शक्तिशाली और निडर नेता थे। वो कैसा नेता थे, शक्तिशाली एवं निडर नेता थे। उसके शासनकाल में शांति और समृद्धि का बोलबाला था। यानी जब इनका शासनकाल चल रहा था ना, तो उस टाइम पूरा शांति का माहौल बना हुआ था और समृद्धि हो रहा था, मतलब विकास भी हो रहा था, ठीक है। और इन्हें इतिहास के सबसे बड़ा सफल शासकों में से के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि इसको इतिहास का सबसे बड़ा सफल शासक में से गिना जाता है। कनिष्ठ के शासनकाल को अक्सर 170 से 150 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, ठीक है, कि इन्होंने 170 से लेकर के 150 तक शासन किया है, अपना राजपाट चलाया है। हालांकि ये भी जो डेट दिया गया ना, वो बहुत सारे विद्वानों के बीच सटीक तिथियों पर बहस होती है, मतलब भेदभाव है। अभी भी इसका सटीक जानकारी नहीं मिला कि कब से कब तक इन्होंने शासन किए हैं। फिर भी एक इतिहासकारों के अकॉर्डिंग 170 से 150 माना जाता है, ठीक है। तो ये कनिष्ठ की परिचय था। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक बार आपको समझने पढ़ने के बाद या तो फिर देखने के बाद निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कनिष्ठ की उपलब्धियां। कनिष्ठ की उपलब्धियां को देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कनिष्ठ ने युद्ध, धर्म, कला, प्रशासन आदि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल किए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। उपलब्धियां मतलब क्या, इसका अच्छाई अगर एक तरह से बोले तो, ठीक है। तो कनिष्ठ ने युद्ध में जीता, धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, कला, कला मतलब वहाँ का जो मूर्तियां वगैरह बनता था, प्रशासन, प्रशासन मतलब जो वहाँ पे राजपाट चलाते थे, सभी के क्षेत्र में इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी भरा हुआ था। हर चीज़ में ये महारत हासिल किए हुए थे, ठीक है। इसलिए इनका जो उपलब्धियां है ना वो निम्नलिखित, यानी कि बहुत सारे इसको उपलब्धियां हैं। तो देखते हैं एक करके। मगध का विजय, इन्होंने मगध पर अपना विजय पा लिया, ठीक है। मगध जो क्षेत्र था उसको अपने कब्जा में कर लिया। तो देखिए इस विजय का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि सच में मगध पर विजय किए थे या नहीं किए थे। फिर भी बौद्ध परंपराओं के अनुसार कनिष्ठ ने मगध पर विजय प्राप्त की। फिर भी बौद्ध परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कनिष्ठ ने मगध पर विजय प्राप्त किया था और मगध को अपने साथ लिया था, मगध के क्षेत्र को अपने में मिलाया था, ठीक है। मतलब मगध को जीत लिया था, ठीक है, ऐसे समझिए। इसी तथ्य से स्वीकार किया जा सकता है कि कनिष्ठ ने मगध पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो मगध पर कनिष्ठ ने क्या किया, विजय प्राप्त किया। ये पहला हो गया, इसका पहला। तो बस आपको इतना याद रखना, मगध पर विजय। कनिष्ठ का जो पहला हमारा इसका उपलब्धि वो क्या है, मगध पर विजय। दूसरा क्या है, कश्मीर विजय, कश्मीर पर विजय। देखिए कश्मीर को बहुत बड़ा प्रशासन अपने पूर्वजों से मिला था। कश्मीर को एक बहुत बड़ा प्रशासन मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र उसके पूर्वजों से, यानी उसके बाप दादा से मिला था।
यानी कश्मीर को क्या मिला था, एक बड़ा सा उसके दादाजी या तो फिर उसके पहले के लोग बड़ा सा क्षेत्र इनको दे करके गए थे, प्रशासन, ठीक है, बहुत बड़ा प्रशासन दे करके गए थे। लेकिन अधिकांश भाग जो वो आ रहे थे ना, वो बाहर था, यानी भारत से बाहर आ रहा था, ठीक है। उसने शासन बनते ही भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाया। मतलब कश्मीर का बात चल रहा है कि कश्मीर को बहुत बड़ा प्रशासन उनके पूर्वजों ने दे करके गए थे, ठीक है। जिनका अधिकांश भाग, जो क्षेत्र दे करके गए थे कश्मीर को, जिनका कश्मीर का अपना था, वो अधिकांश भाग भारत से बाहर था। अधिकांश भाग जो था वो कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर था। और जैसे ही यहाँ पे ये जो कनिष्ठ हमारे राजा हैं, शासक हैं, जैसे ही अपना शासन व्यवस्था में आते हैं, जैसे ही वो शासक बन जाते हैं, वो अपना भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब जो भारत से बाहर जो क्षेत्र जा रहा था ना, वहां तक भारत को बढ़ा करके कर दिया, ठीक है। कौन? यही कनिष्ठ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं चीन से युद्ध, ठीक है दोस्तों। चीन से युद्ध। अभी यहाँ पे समय हो रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है। रात के 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ जाग करके, नींद पूरा, मतलब कि जो दिन रात वीडियो बना रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारा नींद आ रहा है, फिर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। चीन से युद्ध। अब देखिए, चीन से जब युद्ध हुआ ना, तो उसमें भी इन्होंने क्या कर गया, वहाँ पे जीत गए। सबसे बड़ा इनका उपलब्धि तो यही है कि चीन से भी ये युद्ध जीत गए। तो कनिष्ठ द्वारा चीन विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। कनिष्ठ के पूर्वज चीन को वार्षिक कर देते थे, यानी कि जो कनिष्ठ के पूर्वज थे ना, यानी कि जब कनिष्ठ नहीं आए थे, तो कनिष्ठ से पहले भी तो इसके बाप दादा होंगे ना, तो वो क्या करते थे, चीन को वार्षिक, मतलब हर एक वर्ष में, हर एक साल में कर देते थे, टैक्स देते थे चीन को। लेकिन जैसे ही कनिष्ठ ने शासक बन गया, कर देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप दोनों में युद्ध हो गया, चीन में और यहाँ पे कनिष्ठ में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो चीन के सेनापति थे, जो चीन के सेनापति थे, वो कनिष्ठ को पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। और यह प्रसिद्ध सेनापति पान चाओ था। और उस टाइम चीन में जो सेनापति थे वो पान चाओ थे। तो पान चाओ ने क्या कर दिया, कनिष्ठ को हरा दिया। परंतु जैसे ही पान चाओ का मृत्यु होता है, खत्म होते हैं, उसके बाद कनिष्ठ ने इसको देख देख रहते हैं, और जैसे ही उनका सेनापति, जो चीन के सेनापति थे, उनका मृत्यु होता है, वैसे ही कनिष्ठ ने पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया और चीन पर विजय प्राप्त कर लिया। इसको कहते हैं हौसला, इसको कहते हैं बदला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म को जोर शोर से प्रचार किया, ठीक है। अब इसको इसका उपलब्धि में अच्छाई में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छा धर्म था, ठीक है। और उनको इन्होंने क्या किया, फॉलो किया, उनको बढ़ाया, उनका प्रचार प्रसार किया, इनको सच्चा माना, इनको सही माना, ठीक है। इतना बड़ा शासक होते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किए, और उसी समय, उसके ही काल में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया, एक हीनयान और एक महानयान, ठीक है। एक हीनयान और एक महानयान। महानयान कौन थे, वो लोग आते थे महानयान में जो मूर्ति का पूजा पर विश्वास करते थे, और जो मूर्ति के पूजा पर विश्वास नहीं करते थे वो हीनयान हो गया। पहले तो बौद्ध धर्म एक ही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, दो भागों में बट गया। जब ये हमारा आए थे कौन शासक, कनिष्ठ, ठीक है। तो हीनयान और महानयान बट गया। कनिष्ठ ने महानयान शाखाओं को अपनाया, ठीक है। तो कनिष्ठ ने कौन सा शाखाओं को अपनाया, महानयान को अपनाया, ठीक है। उसने इसके प्रचार के लिए निम्नलिखित कार्य किए। अब जो कनिष्ठ थे वो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए दूसरे दूसरे देश में, ताकि इसका प्रचार हो, ये बढ़े फूले, ठीक है, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। देखिए, पहला, कनिष्ठ ने विदेशों में प्रचारक भेजे, मतलब विदेशों में प्रचारक भेजे, मतलब प्रचार करने वाले व्यक्तियों को विदेश में भेजे, जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म मध्य एशिया में फैल गया, चीन में फैल गया, जापान आदि जैसे देशों में फैल गया, और बौद्ध धर्म का बोलबाला होने लगा, इनका विकास होने लगा, ये दूर दूर तक इनका पहुंच होने लगा, ठीक है। तो कनिष्ठ ने विदेशों में भी प्रचारक भेजा, ने प्रचार करने वालों को भेजे, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, कनिष्ठ ने बुद्ध की मूर्तियां बनाकर देश के विभिन्न भागों में स्थापित करवाई। यानी कनिष्ठ ने क्या किया, बुद्ध की मूर्ति बना लिया, ठीक है। बुद्ध की जो थी मूर्ति, उनको बना करके अलग अलग देशों में स्थापित कर दिया, लगा दिया, ताकि लोगों को पहचान बढ़े इससे, ठीक है। लोग इसको पहचान सकर, इससे बौद्ध धर्म का विकास हो सके, जिसके कारण जनता में महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ी और बौद्ध धर्म अपनाने लगे लोग। तीसरा, उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया। उन्होंने क्या किया, जो कश्मीर में चौथा बौद्ध सभा का आयोजन भी करवाया, ताकि बौद्ध धर्म का क्या हो, प्रचार हो। यहाँ बौद्ध धर्म के नियमों को सरल बनाया गया, ताकि लोग आसानी से इनके बारे में जान सकें। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, अशोक की भांति कनिष्ठ भी बौद्ध भिक्षुओं को सहायता के रूप में बहुत सारा धन भी दिए। देखिए, अशोक, इसके पहले जो अशोक थे ना, वो भी बौद्ध धर्म में जो जो भिक्षु लोग इसका प्रचार प्रसार करने में अपना मेहनत वगैरह लगाते थे ना, उनको पैसा देते थे, ठीक है। ऐसा ही कनिष्ठ भी बौद्ध धर्म के जो भिक्षु लोग थे ना, जो भिक्षुओं को सहायता के रूप में बहुत सारा धन दिया करते थे। भिक्षु लोग होते जो इनके प्रचार प्रसार में मदद करते थे, तो उन लोगों के लिए भी तो रोटी पैसा चाहिए ना। तो भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया, और भिक्षुओं को सहायता कौन देते थे, कनिष्ठ देते थे, ठीक है, क्योंकि लोग प्रचार प्रसार करते थे ना, मेहनत लगता था ना। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में सुधार करके उसको सरल बनाया गया।
भिक्षुओं को कठोर जीवन पसंद नहीं था। जो भिक्षु लोग थे ना, उसको कठोर जीवन पसंद नहीं था। अतः महायान शाखा का प्रचलन आरंभ हो गया। उसके बाद ही क्या हुआ, महायान आने लगा, क्योंकि भिक्षुओं को कठोर जीवन पसंद नहीं था, इसलिए महायान को अपना लिया गया। ठीक है, इस नई शाखा ने संस्कृत भाषा को अपनाया और बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा आरंभ कर दिया। उसके बाद क्या किया, मूर्ति का पूजा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया महायान को अपनाया था इन लोगों ने। ठीक है, तो महायान में मूर्ति पूजा किया जाता था, तो मंत्रों को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा और मूर्ति को बनाकर के उसका पूजा करना ही शुरू कर दिए लोग। ठीक है, अब देखते हैं कला का विकास। कला मतलब मूर्तियां वगैरह बनाना। ठीक है, तो कनिष्ठ एक महान निर्माता भी थे, मतलब कोई भी चीज़ों का निर्माण करने के लिए इसके पास अंदर गुण था। लोगों से निर्माण करवाते थे, क्या निर्माण करना नहीं करना है। ठीक है, उसने अनेक नगरों की स्थापना किया, अनेक नगर की स्थापना किया, अलग अलग शहरों की स्थापना किया। उसके शासनकाल में अनेक प्रसिद्धि नगर बने, अनेक प्रकार की नगरें बनी और इन नगरों में सुंदर सुंदर मूर्तियां की कलाकृतियां स्थापित की गई, अलग अलग मूर्तियां बना करके स्थापित किए गए। छठा, साहित्य का विकास। साहित्य मतलब अनेक प्रकार के ग्रंथों वगैरह का रचना किया गया। ठीक है, तो कनिष्ठ के शासनकाल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुआ। एक ग्रंथ में ऐसा भी लिखा गया कि भारत में कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जो भारत की जड़ी बूटियों से ठीक ना किया जाए, ऐसा भी ग्रंथों में लिखा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार का विकास है। ठीक है, यानी कि व्यापार का विकास, व्यापार मतलब वही व्यापार। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार का क्या हो गया, हमारा विकास हो गया। ठीक है, तो देखिए कोई भी देश में ना अगर व्यापार का विकास होगा ना तो वो देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो व्यापार का विकास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो कनिष्ठ का शासनकाल था ना, तो उसमें भी क्या हो रहा था पता है, व्यापार का बहुत ही तेजी से विकास हो रहा था, जिसकी वजह से ना इनका उपलब्धि और बढ़ गया। ठीक है, तो कनिष्ठ का साम्राज्य बहुत ही विशाल था, इनका साम्राज्य जो था बहुत बड़ा विशाल था, ये बहुत ही एरिया में अपना शासन चला रहे थे। ठीक है, उसकी सीमाएं रोम, पर्थिया और चीन को छूती थी। इनकी जो सीमाएं थी ना, यानी कि जहाँ पे कनिष्ठ अपना शासन चलाते थे, तो इनकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कौन कौन थे, रोम, पर्थिया और चीन को छूती थी, इन दो क्षेत्रों को छूती थी। इसके अलावा और भी सारे क्षेत्रों को छूती थी। ठीक है, इन साम्राज्यों से व्यापार होना स्वाभाविक था और यही सब राज्यों से क्या होते थे, यही सब क्षेत्रों से, चीन से और रोम से, यहाँ से क्या होता था, व्यापार का आवागमन होता था, यानी कुछ सामान आता था, कुछ सामान जाता था। उसके काल में भारत में गर्म मसाले, उसी समय यानी कि कनिष्ठ के ही शासनकाल में भारत में गर्म मसाला, रेशम, बुद्ध की मूर्तियां, जड़ी बूटियां, मलमल, हाथी दांत आदि जैसे वस्तुएं निर्यात की जाती थी, मतलब दूसरे देश में भेजी जाती थी। ठीक है, विदेशों से भारत में सोना चांदी की वस्तुएं आयात होती थी, मतलब आती थी। ठीक है, ऊपर जो मैंने आपको बताया वो हमारे देश से जाती थी, निर्यात होती थी, और जो नीचे सोना चांदी से बनती थी वस्तुएं वो हमारे देश में आती थी। इस प्रकार से व्यापार का आवागमन होता था, आता था जाता था। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियां मुख्यतः यूनान भेजी जाती थी। जो बुद्ध की मूर्तियां होती थी ना, वो यूनान भेजा जाता था, जिनकी संख्या 1-2 हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हुआ करती थी। ठीक है, सोचिए इसको इतना महान योद्धा क्यों माना गया, महान शासक क्यों माना गया। देखिए कितना तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उस टाइम इनके पास कितने अंदर गुण भरा हुआ था कि इतना अच्छा से मैनेजमेंट करते थे सब चीज़ों को, कि हमारा साम्राज्य कैसे विकास करेगा। तो इसके लिए व्यापार का भी विकास किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बल को दिखाएं, उसके अंदर तो बल था ही था, वो चाहते तो अपना जिंदगी बहुत अच्छा से चला लेते। ठीक है, लेकिन नहीं, वो अपना गुण को दिखाएं। ठीक है, आठवां कुशल प्रशासक। वो एक कुशल प्रशासक भी थे। कनिष्ठ का शासन प्रबंधन भी उत्तम था, यानी वो हर एक चीज को शासन राजपाट अच्छा से चलाते थे। शासन की सारी शक्ति उसके हाथ में थी, शासन व्यवस्था की सारा शक्ति उसके हाथ में था। उसका साम्राज्य बहुत से प्रांतों में बटा हुआ था। उनका जो साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य था ना, वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, अतः उसने साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना किया। वो अपने साम्राज्य में पूरा का पूरा शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। उसका व्यवहार कठोर तो था, परंतु अन्यायपूर्ण नहीं था, मतलब गलत नहीं करते थे वो, भले वो कठोर थे। कभी भी उसके साम्राज्य में विद्रोह नहीं हुआ अभी तक, कि उसके साम्राज्य के अंदर ही विद्रोह हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, नहीं। उसका साम्राज्य सुख शांति से समृद्धि था, सुख शांति से भरा हुआ था। इस कारण व्यापार उन्नत हुआ। अब यही कारण है कि उसका व्यापार जो हुआ वो खुले तरीका से उन्नत हुआ, व्यापार में विकसित हुआ और प्रजा समृद्धि थी। ठीक है, और उनकी प्रजा क्या थी, बिल्कुल समृद्धि थी। वो जो शासक थे बिल्कुल क्या थे, समृद्ध थे, उसके अंदर गुण भरा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से दोस्तों खत्म हो गया ये क्वेश्चन। थोड़ा अगर हम अच्छे से नहीं समझा पाए होंगे तो क्षमा चाहते हैं दोस्तों, नींद भी आ रहा है, फिर भी हम जबरदस्ती वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, बट क्षमा चाहेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही दिन होगा थोड़ा सा सो लेते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छा तरीका से फिर से वीडियो बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसा भी आपको लगा, अच्छा से समझ में आया या नहीं आया, कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, सुधार करने में या तो फिर क्या कमी है वो हम लोगों को खुद से उसको हम सुधार करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को सुधार करना, कहाँ पे नहीं करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों कि विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें या समुद्रगुप्त के विजयियों का वर्णन करें। ठीक है, बात सेम पड़ता है, का वर्णन करें। ठीक है, किसी भी तरीका से आपको दे दे क्वेश्चन समुद्रगुप्त से रिलेटेड, आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे समुद्रगुप्त का परिचय, फिर देखेंगे समुद्रगुप्त का उपलब्धियां। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला है समुद्रगुप्त का परिचय। सबसे पहले देखेंगे समुद्रगुप्त कौन थे। तो सम्राट समुद्रगुप्त का जो जन्म था ना वो 335
ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त जो था, ये समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, आप लोग नाम भी सुने होंगे। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता का नाम कुमार देवी था। एक मत के अनुसार, यानी कि एक मत के अनुसार अगर मैं बताऊं तो समुद्रगुप्त का पुराना नाम कच्चा था। जो समुद्रगुप्त था इसका पुराना नाम क्या था? कच्चा था। परंतु अपने राज्य को समुद्र तक फैलाने के बाद, परंतु इनका एक चाहत था कि हम अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को समुद्र तक फैलाएं। ठीक है, इसके बाद से इसका नाम समुद्रगुप्त पड़ने लगा, क्योंकि गुप्त वंश के थे और समुद्र तक फैलाना चाहते थे, इसलिए इसका नाम हो गया समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे भी देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे बताया गया कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। जब वह वृद्ध हो गए, यानी कि बूढ़े हो गए, तो उन्होंने गुप्त राज को अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया और उसे सम्राट घोषित कर दिया गया। देखिए जो ये समुद्रगुप्त थे, और तो फिर ये आपको जो समुद्रगुप्त दिख रहा है, चंद्रगुप्त दिख रहा है, सब कहाँ के शासक थे? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश में ही अपने शासन राजपाट चलाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चलाते थे, जो इनके पिता थे, सॉरी चंद्रगुप्त। ठीक है, तो जैसे ही चंद्रगुप्त का फिर वृद्ध हो जाते हैं, मतलब चलाने में असक्षम हो जाते हैं, उसके बाद फिर समुद्रगुप्त चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि ये लोग जो ये बात चल रहा है ना, वो गुप्त वंश का बात चल रहा है। गुप्त वंश में सबसे पहले शासक कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बेटा कौन आया था? समुद्रगुप्त। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त कब आए थे? जब उनके पापा क्या हो गए? वृद्ध हो गए, यानी कि बूढ़े हो गए थे, तब सारा राजपाट चलाने के लिए इन्हीं को मिल गया था। ठीक है, अब इसका कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के में उन्हें लंबा और मजबूत पेशियां वाला दिखाया गया। देखिए जब वहाँ जो सिक्का छपता था ना इसके शासनकाल में, इसके राजपाट में, ठीक है, तो समुद्रगुप्त के सिक्के में जब इसका सिक्का छपता था तो उसमें ना इसको लंबा, चाहे लंबा हो या ना हो, लंबा और मजबूत और पेशियां वाले, मजबूत शरीर वाला दिखाया जाता था इसको। नेक्स्ट, अभिलेख के अनुसार से ऐसा पता चला है कि उसने गरीब को, कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को हर तरह से मदद की है। राजा होता है ऐसा क्या? नेक्स्ट, यहां तक कि उसने अमीर लोगों को भी उनका राज वापस दे दिया जो युद्ध में हार गए थे। और जो अमीर लोग युद्ध में अपना राज्य हार गए थे ना, युद्ध जब हुआ था उस टाइम अमीर लोग जो अपना राज्य को हार गए थे, वो राज्य को ये समुद्रगुप्त ने पुनः उसे वापस करके, उसे पर विजय हासिल करके, उसको जीत करके पुनः उन राजाओं को दे दिया कि ये लोग नाराज क्यों होंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, अपनी विजयों के लिए उन्हें भारत का नेपोलियन नाम दिया गया। देखिए अब ये इतना विजय किए हैं, इनका इतना नाम फूला फला कि उनके विजयों के लिए उनका नाम भारत का नेपोलियन दे दिया गया, कि भारत का क्या है? नेपोलियन है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों इसका परिचय, और इसका मैंने छोटे छोटे 4 पॉइंट्स देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त का मूल्यांकन उपलब्धियां। समुद्रगुप्त कौन थे? तो ये गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त थे उसके बेटे थे। ठीक है, ये सब कहाँ का शासन चल रहा है? तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश में पहले आए थे चंद्रगुप्त, उसके बेटे समुद्रगुप्त। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए दोस्तों, पहला इनका जो उपलब्धि हुआ सैन्य विजय, यानी कि इनका सैन्य पर विजय प्राप्त हुआ। सैन्य मतलब इनका सैनिक। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त ने सफल सैन्य अभियान के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए कोई भी राजा सैनिक के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। ठीक है, जब उसके पास सैनिक ही नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सेम समुद्रगुप्त भी जो सफल हो रहे थे, ठीक है, और गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, गुप्त वंश जो था उसको छोटा से बड़ा कर रहे थे, बहुत मतलब अपने एरिया को बढ़ा रहे थे जीत जीत करके। तो वो जीत क्यों पाते थे? क्योंकि वो अपना सैनिक अभियान के माध्यम से, यानी सैनिक का विजय होता था उनका, वो अपने सैनिक के माध्यम से क्या करते थे? अपने क्षेत्रों को बढ़ाते थे। भारतीय उपमहाद्वीपों में कई राज्यों और क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त किया सैनिक के माध्यम से, है ना। ये अपने सैनिक अभियान के माध्यम से, अगर मैं बात करूं तो भारत के उपमहाद्वीप में कई ऐसे राज्य और क्षेत्र हैं जिस पर विजय प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, प्रादेशिक विस्तार, और बहुत सारे प्रदेशों का भी विस्तार किए हैं। ठीक है, उनके शासन में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, इनका ये कहना है कि जब समुद्रगुप्त का शासनकाल चल रहा था ना, तो उस समय ना जो गुप्त वंश था ना, वो अपना चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, मतलब अपने ऊंचाइयों पर पहुंच गया था वो। ठीक है, इसके पहले वो ऊंचाई पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त आया वैसे ही गुप्त वंश का क्या हो गया? विस्तार हो गया, ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसकी सीमाएं हिमालय से ढक्कन के पठार तक, यानी ऊपर से नीचे तक, हिमालय से ढक्कन के पठार तक और अरकानी तट से लेकर के वर्तमान गुजरात तक फैल गया पूरा। ठीक है, समझ गए? हिमालय से ढक्कन के पठार तक और अरकानी तट से लेकर के वर्तमान गुजरात तक फैल गया पूरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कला संस्कृति का संरक्षण, यानी
जो समुद्रगुप्त थे ना, वो कलाओं को, जैसे मूर्ति बनाना, ठीक है, कोई चीज़ का रचना करना, और भी जो संस्कृति थी, रीति रिवाज था, उसका संरक्षण करते थे, बचाव करते थे, उसका उसके बारे में क्या करते थे, उसके आगे बढ़ाते थे। ठीक है, ये नहीं कि इनको छोड़ देते थे संस्कृति और रीति रिवाज को, नहीं, उसको आगे बढ़ाते थे, संरक्षण करते थे उसका। नेक्स्ट है कि वह कला, साहित्य, शिक्षा के महान संरक्षक थे। मतलब वो कला को, साहित्य को और शिक्षा को इंपॉर्टेंट देते थे। उन्होंने विद्वानों को, कवियों को और बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में आकर्षित किया। जो विद्वान लोग थे, जिसके पास ज़्यादा ज्ञानी था, जो ज़्यादा ज्ञानी थे, जो कवि थे, जो बुद्धिजीवी थे, यानी मतलब बुद्धिजीवी मतलब जिसके पास हमसे बड़े हों और उसके पास बहुत ज्ञान हो, ठीक है, बुद्धिजीवी हो, उस सभी को अपने दरबार में आकर्षित करते थे, बुलाते थे। क्यों? ताकि विद्वान रहेंगे तभी तो हमारा आगे कोई चीज़ का विकास हो पाएगा, कवि रहेंगे तभी तो कोई कविता और रचनाओं का विकास हो पाएगा, बुद्धिजीवी रहेंगे तभी तो हमारे ज्ञान का विकास होगा, कुछ ज्ञान देंगे। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने इग्नोर नहीं किया, इनको अपने आकर्षित किया, अपने दरबार में बुलाएं, भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग को प्रोत्साहित किए और भारतीय सभ्यता को स्वर्ण युग प्रोत्साहित किए। आप लोग सुने होंगे कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहा गया। स्वर्ण युग का मतलब हो गया उसको स्वर्ण की जैसा बनाना। तो स्वर्ण यहाँ पे समुद्रगुप्त इसलिए बना पाए क्योंकि जो समुद्रगुप्त है ना, वो सबको वैल्यू देते थे, विद्वानों को, कवियों को, बुद्धिजीवियों को। तो इससे क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारतीय संस्कृति और विचारों के विकास में योगदान दिया। देखिए, संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा समुद्रगुप्त के शासनकाल में। जब समुद्रगुप्त अपना शासनकाल चला रहे थे, उस टाइम भारतीय संस्कृति और विचार का विकास हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ही एक ऐसा शासक थे जो संस्कृतियों को और विचारों को आगे बढ़ाते थे, ये नहीं कि इनको रोक देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक में सुधार भी किए उन्होंने। गुप्त साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर शासन करने के लिए प्रभावी प्रशासनिक नीतियों और प्रणालियों को लागू किया। मतलब देखिए, जो गुप्त वंश था वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, बहुत ही बड़ा विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था और उसको चलाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए ना अनेक प्रकार की नीतियाँ और प्रणालियों को लागू किया गया। ठीक है, जिससे कुशल शासन और आर्थिक समृद्धि बढ़ावा मिले। जिससे क्या हो, कुशल शासन हो, मतलब अच्छे रूप से शासन हो सके, कोई दिक्कत ना आए, और आर्थिक समृद्धि हो सके, मतलब हमारा आर्थिक विकास हो सके। हम लोगों का ऐसा नहीं कि हम लोगों को पैसे के रूप में कमी पड़ जाए, आर्थिक मतलब पैसे के रूप में, तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ा। ठीक है, उन लोगों को में गरीबी देखने को नहीं मिला, आर्थिक में विकास हुआ। छठा है समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त के सिक्के उसके जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के से ये पता चलता है कि उनका कार्य क्या था, ठीक है, उनका जीवन कैसा था, ऐसा कुछ पता चलता है। समुद्रगुप्त ने 6 अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, आखिर इनका रुतबा था तभी तो। नेक्स्ट, 7वां, भारतीय अभियान। उन्होंने 2 बार उत्तर की ओर अपने अभियान का नेतृत्व किया। इन्होंने 2 बार उत्तर की ओर अभियानों का नेतृत्व किया। पहले में समुद्रगुप्त ने 3 राज्यों को हराया। पहले अभियान में इन्होंने 3 राजाओं को हराया। ठीक है, 3 राजाओं को हराया, और दूसरे में उन्होंने 9 राजाओं को हरा दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने ऊपर की जो गंगा घाटी के शासक पर हमला किया और उसे हराया, और फिर उत्तरी भारत में 9 राज्यों को हरा दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या किया, ऊपर गंगा घाटी के शासक पर क्या कर दिए, हमला कर दिए और उसे हरा दिया, और फिर से उन्होंने 9 राजाओं को हराया। पहले 3 राजाओं को, फिर 9 राजाओं को, एंड फिर से नेक्स्ट आगे 9 राजाओं को क्या कर दिए, हरा दिए। नेक्स्ट है दक्षिण भारत अभियान। जब उत्तर में हो गया तो उसके बाद आते हैं वो दक्षिण में। ठीक है, तो उत्तर में अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद समुद्रगुप्त ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाया। एक अभियान शुरू किया और उसकी सेनाओं ने लगभग 3000 मील की यात्रा की। कितने मील की? 3000 मील की यात्रा की। उसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उससे इसे वापस कर दिया। ये राजा उनके जाल में फंस गया था, फिर उनको वापस कर दिया। ठीक है, दक्षिण भारत में तो इन्होंने 12 राज्यों को हरा दिया, 12 राज्यों मतलब 12 राजाओं को हरा दिए, लेकिन उन्हें फिर बाद में वापस भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वन एवं जनजातीय क्षेत्रों में अभियान। इन्होंने वन और जनजातीय क्षेत्रों तक को नहीं छोड़ा। देखिए, उत्तर और दक्षिण राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त आदिवासी और वन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ गए और इस पर विजय प्राप्त किए। नेक्स्ट आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि इसके पहले भी देखे थे हम लोग। इसके अलावा समुद्रगुप्त के प्रशासन ने व्यापार, कृषि और कला को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। इनके मन में ये विचार आया कि हमारा देश, जो हमारा शासन है, जो गुप्त वंश है, इस आर्थिक समृद्धि कैसे बन सके, पैसों के मामले में आगे कैसे बढ़ सके। तो इनके लिए इनके मन में आया व्यापार को आगे बढ़ाना, कृषि को आगे बढ़ाना, कलाओं को आगे बढ़ाना। ठीक है, इन्हीं वजह से हमारा आर्थिक समृद्धि आगे बढ़ सकता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही कार्य किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है दोस्तों। वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये अगर एग्जांपल आप लोग समझ गए ना, तो पूरा क्वेश्चन भी समझ जाओगे और जिंदगी भर याद रहेगा आप सभी को। ठीक है, तो एग्जाम का तो बात छोड़ दो, 10 साल के बाद में आपको याद रहेगा। देखो, अभी आप क्वेश्चन को छोड़ दो, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, भी क्वेश्चन वगैरह छोड़ दो। मान लो कि अभी हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोदी जी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम बोल रहे हैं मोदी। ठीक है, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोदी है। मान लो कि जब मोदी नहीं आया था तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी था,
और जब मोदी आ गया तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, हमारे देश में डिजिटल जमाना आया, नेट का जमाना आया, मतलब बहुत सारा विकास हुआ। अब मान लो कि ये मोदी के बाद फिर से मोदी ही प्रधानमंत्री बनते हैं, मान लो ये मोदी खत्म हुए, उसके बाद फिर से जो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे वो मोदी ही बनेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा विकास करेंगे हमारे देश में, बहुत ज़्यादा विकास। जो गरीबी है, जो खेती बाड़ी नहीं होता है, वो खेती बाड़ी होने लगेगा, बहुत ज़्यादा विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो विकास करेंगे। फिर से मान लो कि वो मोदी खत्म होगा, फिर से मान लो मोदी ही आया, फिर से प्रधानमंत्री बना, और वो भी बहुत ज़्यादा विकास किया, जो जो कमी था वो भी विकास किया। फिर इसी टाइप से एक और मोदी आए, प्रधानमंत्री बने, एक मोदी जा रहे हैं, फिर एक मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एक मोदी जा रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं, लेकिन कौन? दूसरा कोई नहीं, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। एक मोदी गया, फिर दूसरा मोदी ही आया, दूसरा मोदी गया, फिर तीसरा मोदी ही आया, और इस प्रकार से कम 3 से 4 मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने, और हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास किए, बहुत ज़्यादा विकास किए। तो उस टाइम वो पूरा दुनिया याद करेगी, और हमारे बच्चे जो आएंगे वो भी याद करेंगे कि हाँ, एक ऐसा जमाना हो था जो मोदी युग था। यानी जो 3-4 बार हमारा जो चेंजिंग हुआ, मोदी मोदी, और वो सभी विकास किया, वो कौन सा युग हो गया? प्रधानमंत्री जो हमारा बना वो कौन सा युग हो गया? मोदी का युग हो गया। तो हम लोग, हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि जो मोदी युग था एक टाइम, जिस टाइम हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। हो सकता है हमारे बच्चे आने वाले टाइम में विकास ना हो, तो उसके बारे में तो पढ़ेंगे ना, जो चीज़ हमेशा नया होता है तो उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो हमारे बच्चे हो सकते हैं पढ़ेंगे कि मोदी युग में हमारे देश में एक बार बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसलिए हमारे भारत देश को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग मतलब क्या? सोना का युग। तो जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा मोदी लोग क्या करेंगे? विकास करेंगे, तो हम कहेंगे मोदी युग में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। फिर मान लो कि बन जाएगा आदव जाति का, तो फिर दूसरे जाति का, सिंह जाति का, मान लो 4 बार प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें विकास नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे? सिंह युग में विकास नहीं हुआ, यानी स्वर्ण युग हमारा देश नहीं बन पाया। लेकिन मोदी युग में हमारा देश कैसा बन गया? स्वर्ण युग बन गया। स्वर्ण युग मतलब सोना का युग, स्वर्ण जैसा बन गया था हमारा देश। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताना कि गुप्त काल, गुप्त मतलब हो गया, जैसे हम बोलते थे ना मोदी मोदी, वैसे गुप्त भी एक लोग के ये मतलब जाति के टाइप्स में थे। जैसे मोदी अलग आता है, आदव अलग आता है, सिंह अलग आता है, राणा अलग आता है ना, वैसे ही तो गुप्त वाले भी कुछ लोग थे। तो गुप्त काल को ना स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त में जितने सारे लोग आए थे ना, देखो एक गुप्त आया, फिर दूसरे गुप्त, एक जैसे अभी हम बोले थे ना कि एक मोदी आया, फिर दूसरे मोदी भी आया, वो भी विकास किया, फिर अगला मोदी आया, वो भी विकास किया। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, श्रीगुप्त मौर्य, ठीक है, ये सब जितने भी सारे थे ना, तो जिसके लास्ट में गुप्त गुप्त ये पड़ता था, जिसकी जैसे चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, सकंदगुप्त हो गया, तो ये सबके लास्ट में क्या रहा? गुप्त गुप्त आ रहा है। तो ये सब जितने भी सारे राजा थे ना, चाहे वो चंद्रगुप्त का बात करो, चाहे समुद्रगुप्त का बात करो, चाहे तो संकदगुप्त का बात करो, ये सब जितने भी सारे गुप्त लोग थे ना, ये सभी जितने सारे हमारे देश में आए ना, और जितने बार शासक बने, यानी कि देश को चलाए ना, इस सब का सब हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास किया, सब मिलके। इसलिए इन लोगों को बोला जाता है कि जो गुप्त लोग थे ना, गुप्त काल वाले, वो हमारे देश को स्वर्ण युग बना दिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको बताना कि जो गुप्त लोग थे ना, तो इस गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? जब तक गुप्त लोग हमारे देश में शासन किया, गुप्त लोग जब तक शासन किया, तब तक स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए एक करके चलते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि भारत में जो गुप्त लोग थे ना, गुप्त लोगों कितना साल तक शासन किया, कब से कब तक किया, उसका शासन काल क्या था। तो देखिए भारतीय इतिहास में 240 ईस्वी से लेकर के 550 तक का काल जो होता है ना, गुप्त काल कहा जाता है। कि इसमें सिर्फ 240 से लेकर के 550 तक सिर्फ और सिर्फ जो शासन किया ना, वो गुप्त लोग ही शासन किए थे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं शासन किया था, कोई दूसरा जाति का नहीं, सिर्फ गुप्त लोग ही क्या किए थे? शासन किए थे, इसके अलावा कोई और नहीं। इसलिए इसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश मतलब क्या हो गया कि जितने भी सारे गुप्त आए थे, उसका मैन जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। मैन जो कौन था? वो श्रीगुप्त था। और उसके बाद कौन कौन आए? तो उसके बाद आए जो आने वाले शासक थे, जिसका नाम था श्रीगुप्त, पहले आए थे। ठीक है, एक करके, जैसे अभी आया नरेंद्र मोदी, फिर बाद में कोई दूसरा मोदी आएगा, फिर वो मोदी आएगा, फिर दूसरा मोदी आएगा, ऐसे करके। तो पहले श्रीगुप्त थे, उसके बाद चंद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त दूसरा आए। एक बार देखिए फर्स्ट में आ चुके हैं चंद्रगुप्त, फिर एक बार समुद्रगुप्त, फिर एक बार चंद्रगुप्त, दूसरा कोई आया जिसका नाम फिर होगा चंद्रगुप्त, इसका दूसरा नाम रख दिया गया, फिर संकटगुप्त। मतलब ये सब राजा एक करके आते गए और हमारे देश में बहुत ज्यादा विकास किए, हमारे देश का बहुत ज्यादा उन्नति किए, हमारे देश को नीचे जो गिरा हुआ हमारा देश था ना भारत, उसको ऊपर उठाने का काम किया। इसलिए कहा जाता है कि जितने सारे गुप्त लोग हैं ना, जिसका लास्ट में गुप्त गुप्त लगा है, ये सभी गुप्त लोग के जो जाति के लोग थे ना, हमारे देश को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। इसलिए इस काल को, यानी गुप्त वाले लोगों के काल को, जिस टाइम तक गुप्त ने हमारे देश में शासन किया, उस टाइम को स्वर्ण युग कहा जाता है हमारे देश को, यानी बहुत ही अच्छा स्वर्ण से भरा हुआ हमारे देश कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी देखिए अपनी चाहिए, ये सभी शासकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शासन किया है ना। शासन मतलब क्या होता है? वहां पर राज किया, देश को चलाया, चलाने वालों को ही शासन बोलते हैं। हमारे देश में शासन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे से शासन किया। और राज का मतलब पॉलिटिकल सेंस में होता है देश, इस बात को आपको ध्यान रखना है। राज का मतलब पॉलिटिकल सेंस में क्या होता है? देश होता है। तथा राज यानी कि देश का विकास और विस्तार किया। विस्तार मतलब बहुत ज्यादा विकास किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, जो नीचे गिर गया तो उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो देखिए गुप्त काल, जहां पे भी गुप्त काल बोलेंगे वही समझाना, जैसे मोदी युग बोलते हैं वैसे ही गुप्त काल यानी गुप्त वाले लोगों। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का ऐसा कला था जिस
कला जिस काल में ऐसा काल था जिस काल में चित्रकला, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति सभी उन्नत दशा में थे। मतलब देखिए, जब तक गुप्त काल के लोग रहा ना, तब तक भारत इतिहास में बहुत ज़्यादा विकास किया। कैसे विकास किया, किस में? तो चित्रकला मतलब जब तक इन लोग रहा ना, तब तक वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चित्र छापते थे। अब देखिए, चित्र छाप रहे तो निश्चित से बात विकास होगा। चित्र छाप रहे तो लोगों को पैसा मिलेगा, बड़ा बड़ा हमारे देश में चित्र बनेगा, तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। तो चित्रकला भी हुआ, उसने बहुत सारे लोग चित्र बनाने के लिए सीखे। आर्थिक स्थिति सुधार हो गया। आर्थिक स्थिति मतलब होता है पैसों का सुधार। आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा। तो जिस टाइम जो गरीबी था पैसों का, वो भी धीरे धीरे स्थिति सुधार होने लगा। सामाजिक सुधार मतलब जो हमारा समाज में बुराइयां था, समाज के लोगों इधर उधर जो मर्जी सो कर रहे थे, उस समाज में भी हमारा विकास हुआ। धार्मिक स्थिति का मतलब कि जो हमारा धर्म में गलती था, मतलब कोई हिंदू धर्म से नखड़ा कर रहा है तो कोई मुस्लिम धर्म से नखड़ा कर रहा है, मुस्लिम कर हिंदू को मारना चाहता था, हिंदू मुस्लिम को मारना चाहता है, घिरना होता है ना, दुश्मनी, उस टाइप से जो था वो भी सुधार आ गया। फिर राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक मतलब होता है जो हमारा राजनीतिक देश में चलता है, तो उस टाइम जो भारत देश में राजनीतिक था ना, बहुत घटिया हो गया था, मतलब हमारे देश का विकास हो ही नहीं रहा था, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था बहुत खराब था। तो ये सभी चीज़ों का विकास हुआ कब? जब गुप्त काल आया, यानी कि गुप्त के लोग जब आए ना, तब हमारे देश का विकास होने लगा। यानी कि आर्थिक स्थिति, पैसों का स्थिति, सामाजिक स्थिति, धर्म का स्थिति और राज्य का स्थिति, राजनीति का स्थिति, ये सब का सब क्या होने लगा? सुधार होने लगा। अब देखिए, इस प्रकार गुप्त काल का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। इस प्रकार से जितने भी सारे गुप्त लोग आए ना, वो सभी का जीवन कैसा भरा था? सुख सुविधा। कैसे भरा था? क्योंकि उस टाइम कोई चीज का कमी नहीं था, तो उन लोग अच्छे से राज भी कर रहे थे और हमारे देश का भी विकास कर रहे थे। दोनों का फायदा, उन लोग भी अपना सुख सुविधा से रह रहे थे और हमारे देश का भी विकास कर रहे थे, है ना। किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था, ना तो उन लोगों में था, ना हमारे देश में कोई कमी था। हमारा देश का भी विकास हो रहा था, उन लोग का भी विकास हो रहा था। अतः विद्वानों ने यानी कि लोगों ने, यानी कि मतलब क्या, लोगों ने गुप्त काल को, यानी गुप्त वाले लोगों को भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा। अच्छा, ये कुछ बताओ, स्वर्ण युग कौन कहा? वही लोग का जो गुप्त वाले लोग थे, वही नहीं। गुप्त वाले लोग तो इसका विकास करके मर गए होंगे बेचारा, लेकिन उसके बाद जो नए नए लोग आए ना बाद में, जिसके पास ज्ञान था, उसको बोलते हैं विद्वान। तो विद्वान लोगों ने ही कहा कि भारत का जो इतिहास था ना गुप्त काल के टाइम में, वो भारत एक स्वर्ण युग बन चुका था। ठीक है, तो यही काल को जो गुप्त लोगों ने हमारे देश में शासन किया था, अच्छे से राजपाट चलाया था, उसी को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ये तो एक पेज में हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने शॉर्टकट में समझ लिया कि स्वर्ण युग क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे देश में विकास किया गया। गुप्त काल के लोगों ने हमारे देश में विकास किया, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखते हैं इसका मेन रीजन कि क्यों कहा जाता है, एक करके पॉइंट बाय पॉइंट। तो स्वर्ण युग कहे जाने का निम्नलिखित कारण है, यानी भारतीयों को, यानी कि गुप्त काल के समय को जो स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका निम्नलिखित कारण है, मतलब बहुत सारे कारण है। कौन कौन है? तो योग सम्राट मतलब तो योग, जब हम लोग कोई काम करने योग हो जाता है ना, तो उसको योग बोलते हैं। जैसे हमारे देश का विकास कर रहा है कौन सा? मोदी लोग, तो हम बोलेंगे हमारे देश का विकास के योग कौन है? मोदी है, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मोदी ही ऐसा है जो हमारे देश के योग है, हमारे देश के लायक हैं। तो योग मतलब होता है लायक। ठीक है, तो लायक सम्राट मतलब क्या हो गया? वही जो शासन करता है ना किसी भी देश में। तो भारत को ये कैसा सम्राट मिल चुका था? योग सम्राट मतलब लायक सम्राट। जैसे हमारे देश को चाहिए था, वैसा ही लायक का सम्राट मिल चुका था, लायक का शासक मिल चुका था, एकदम भारत के जैसा ही, लायक के जैसा मिलने हुआ था। ठीक है, तो देखिए, गुप्त काल में महत्वपूर्ण शासक आए थे, जैसे कि आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, फिर चंद्रगुप्त दूसरा आए थे, फिर समुद्रगुप्त आए थे, ये सब आए हुए थे। ठीक है, तो ये सब जितने शासक थे ना, वो सभी में एक वीरता का परिचय दिया। ठीक है ना, मतलब ये लोगों में वीरता था, और उसके बाद सिर्फ वीरता ही नहीं था, बल्कि यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को भी अच्छा किया इसने। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है इसलिए, है ना। मतलब इन लोगों ने क्या किया, जितने भी सारी सब नेता आप लोगों को दिख रहा है, ये सब ने बहुत, इन लोगों में वीरता था, इन लोगों में ताकत था, क्षमता था, योग्य था, इन लोगों के पास वो सब चीजें, कैपेसिटी था विकास करने का। ठीक है, और जब ये लोग आए तो हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब स्थिति क्या होने लगा? अच्छा होने लगा। समाज का स्थिति, फिर देश का स्थिति, पैसों का स्थिति, गरीबी सब खत्म होने लगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण का काल कहा जाता है। दूसरा है विदेशी शासन की समाप्ति। जो हमारे देश में विदेशी लोग आए थे ना, विदेशी मतलब बाहर के लोग आए थे ना, उसको ये लोग क्या कर दिया? हटा दिया, उस पर आक्रमण कर दिया, यानी कि उसमें उन लोगों पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया और उन लोगों को हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो विदेश मतलब बाहर के जो लोग आए हुए थे ना, उसको समाप्त कर दिया। कहाँ के लोग? गुप्त शासन के लोग जो हमारे भारत में थे। तो गुप्त शासकों ने विदेशी राज्यों पर आक्रमण कर दिया, मतलब लड़ाई कर दिया, तथा उन्हें पराजित कर दिया। पराजित मतलब हराकर उन्हें अपनी सभ्यता का पहचान करा दी, मतलब उन लोगों को अपना ताकत दिखा दी कि हमारी सभ्यता का क्या पहचान है। सो उन लोगों को हरा दिया और अपना पहचान दिया जहाँ पे से आए थे, और उन लोगों को अपना सभ्यता का पहचान करवा दिया, मतलब अपना देश का पहचान करवा दिया कि देखो हमारा भारत देश में कितना ताकत है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हुआ, क्या भारत वाले सबको हरा दिए? नहीं, कुछ लोग जीत भी गए थे, भारत ही हार गया था। तो देखो भारत के लोग कितना चालाक थे, भारत के लोग मतलब गुप्त शासन के लोग, कि जो जीत गया था ना, उसे अपने देश में शामिल कर लिया, है ना। तो उनकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। कौन लोग? जो आए थे, जो हार गया उसको तो फेंक दिया से, लेकिन जो जीत गया उस राज्य को भारत में मिला लिया। सोचो, जो जीत गया था ना, उसको भारत में मिला लिया। इससे देश में सुख शांति रहा, स्थापना हुआ, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कितना दिमाग से काम ले लिए थे देखो। तब भारत का विकास क्यों नहीं हुआ उस टाइम, और क्यों नहीं इसको हम स्वर्ण युग बोलेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, राजनीतिक एकता की स्थापना। जो हमारे देश में राजनीतिक था ना, जो राजनीतिक चल रहा था ना, वो एकता था। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि कुछ गांव का राजनीति खराब चलता है, तो कुछ जिला का खराब चलता है, तो कुछ देश में राजनीति खराब चलता है कि सिर्फ हर नेता अपना सुविधा चाहता है, अपना पेट भरता है। तो उस टाइम राजनीतिक में एकता आया था, राजनीति का विकास हुआ था। सॉरी,
ठीक है। तो राजनीति में क्या हुआ था, एकता आया था। एकता मतलब सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी अभी यहाँ पे कौन शासन कर रहा है, कौन लोग हैं यहाँ पे, गुप्त काल के लोग। और गुप्त से पहले कौन था, मौर्योत्तर थे, मौर्योत्तर काल था। मौर्योत्तर से पहले मौर्य काल था, यानी सबसे पहले मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, और फिर यहाँ पे आया गुप्त काल। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस टाइम मौर्य काल आए थे ना, उस टाइम हमारा देश का विकास ठीक हुआ था, मतलब ठीक ठाक हुआ था। अब मौर्य काल जैसे ही खत्म हो गया, मतलब मौर्य काल के लोग शासन बनना बंद कर दिए, वैसे ही आया मौर्योत्तर काल। और जैसे ही मौर्योत्तर काल आया ना, हमारे देश में बहुत ज्यादा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मौर्योत्तर काल जैसे ही आया, हमारा देश बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, हमारा देश बर्बाद होने जा रहा था। वैसे ही मौर्योत्तर काल जैसे ही खत्म हुआ, हमारा देश तो बर्बाद हो चुका था। उसके बाद आया गुप्त काल, और गुप्त काल आया, उसके बाद जितना सारा बुराई था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ कि मौर्य काल की समाप्ति के बाद, जैसे ही मौर्य काल, सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे, मौर्य काल वाले लोग। तो जैसे ही मौर्य काल के लोग आए, उसके बाद उसका समाप्ति हो गया, तो वहां तक तो ठीक ठाक रहा था। लेकिन जैसे ही मौर्योत्तर काल आया, फिर वो हमारा देश बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, ठीक है। जिसमें भारत खंड खंड में टूट चुका था, खंड खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा हमारा देश टूट चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन जब जैसे ही वो खत्म हुआ, हमारा गुप्त काल आ गया, यानी कि गुप्त शासन के लोग आके भारत में अपना शासन करना शुरू किया। तब फिर से उन्होंने भारत को टूटा हुआ जो था उसको वापस लाने का काम किया था। जो हमारा देश टूट चुका था ना, उसको वापस लाने का काम किया कौन, गुप्त के लोग। और भारत के लोगों में एकता का स्थापना किया। और जो भारत के लोग अलग अलग हो गए थे ना, उसको एकता किया। एकता मतलब एक साथ किया, ठीक है। कि आप लोग लड़ाई मत करो, आप लोग खुद में मत लड़ो, हिंदू धर्म में मत लड़ो, एक साथ रहो, ठीक है। उसके बाद चौथा है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक का मतलब मैं पहले बता दी थी, पैसों। तो पैसों की भी समृद्धि होने लगा कब, जब गुप्त के लोग आए तब। तो गुप्त काल में जीवन का मुख्य आधार कृषि था। जब गुप्त काल आया था ना, उस टाइम लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता था, उन लोग कृषि उन लोगों का मुख्य आधार था। मतलब कृषि मतलब खेत बाड़ी, खेती वगैरह करना था, उसी से पैसा कमाना था, उसी से खाना पीना जीवन पोषण करना था। तो मैंने उन लोगों को जैसा था ना, वो कृषि था, धान था। तो इस काल में कृषि का विकास तेजी से हुआ। जब गुप्त के लोग आए तो देखा कि कृषि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि के बिना कुछ भी नहीं होगा, खेती बाड़ी के बिना। तो उसका बहुत ज्यादा विकास किया कृषि का, कि कैसे खेती किया जाएगा, कैसे पानी की व्यवस्था, कैसे मशीन की व्यवस्था, ये सब कौन से लोग किए, गुप्त काल के लोग किए, ठीक है। और इसमें व्यापार का भी बढ़ाया गया। व्यापार मतलब क्या, बिजनेस, कि ये सामान को कैसे बेचना है, कितना कीमत में बेचना है, गरीब को, किसानों को उच्च कीमत पर बेचना है। मतलब व्यापार को भी बढ़ाया गया, बिजनेस को भी बढ़ाया गया। तो आप बताओ कि जब इतना कुछ होगा तो क्या आर्थिक का प्रॉब्लम होगा, पैसों का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिसके कारण आर्थिक स्थिति जो खराब हो चुकी थी ना, वह सुधार में आने लगा। इसलिए गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल सोने का युग कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों में जितना हो सके, क्योंकि तभी मैं वीडियो बनाने का मेरे अंदर एक जज्बा जगता है कि हाँ, इतना स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहा है तो हमें बनाना बहुत जरूरी है। मैं रात को बना रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे वीडियो आते चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे वीडियो आते चलेगा, आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट आपको करना है। उसके देखिए साहित्य के विकास। साहित्य का मतलब होता है कॉपी किताबें, सॉरी किताबें। जो देखो बहुत सारे क्या होता है, कवि आता है, कवि कैसे आता है, जो बड़ी अच्छा पढ़े लिखे रहते हैं वो लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, और वो किताब छापते हैं, अपना कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं। तो इससे हमारे देश का विकास नहीं होता क्या, उसको बच्चे पढ़ते हैं। और हमारे देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति तभी तो वो कवि बना है ना, तभी तो लेखक बना है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, तो उस टाइम साहित्य का भी विकास हुआ था। साहित्य मतलब किताबें। अब किताब में बहुत सारी रचना होती है, रचना मतलब बहुत सारा कहानी, कविता छपता है। वो कौन छापता है, कवि छापता है, लेखक छापता है। तो उस सब चीजों का भी हमारे पढ़े लिखे लोगों का विकास होने लगा, ठीक है। तो गुप्त काल साहित्य का विकास का काल माना जाता है। साहित्य मतलब रचना, कवि, कविता, कहानी का काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में अनेक प्रसिद्ध विद्वान और कवि रहते थे, लेखक रहते थे। तो इससे लेखक कवि तो पढ़े लिखे होंगे, तो हमारे देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ। छठा है कला का विकास। कला मतलब होता है कुछ लोग जो अपने हाथों से कुछ बनाने जानते हैं ना, उसका भी विकास हुआ। अब इससे भी हमारा देश का विकास होता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर ये कला है, ये हमारे नॉलेज है, गुण है, तभी तो ये सब बना पा रहे हैं ना। अब देखो जो लोग मूर्ति बनाते हैं, तो क्या सरस्वती पूजा में मूर्ति में पैसा नहीं कमाते क्या, बिल्कुल कमाते हैं। जो लोग दीवारों पर पेंटिंग करते हैं, वो भी उन लोगों के अंदर कला है। तो कहीं ना कहीं कला का भी विकास हुआ। तो गुप्त काल में वस्तु कला आने की, जो वस्तु को बनाने का काम करता था, मूर्ति कला जो मूर्ति को बनाते थे, चित्रकला जो चित्र को छापते थे, आदि का बहुत ज्यादा विकास हुआ। इसलिए भी इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों का भी विकास होते चला गया। फिर सातवां नंबर है धार्मिक का विकास। धार्मिक मतलब धर्म का विकास। तो गुप्त काल में काफी जोर जोर से हिंदू धर्म का विकास हुआ। इस काल में सभी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। मतलब मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कहा गया कि अपने मर्जी से आप लोग जो धर्म अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। हिंदू मुस्लिम अपना सकता है, मुस्लिम धर्म हिंदू को अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको अच्छा लगता है वो अपना सकते हो। देखो कितना अच्छा आजादी मिला हुआ इन लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासन के लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं देते थे कि गुप्त शासन के लोग जो हिंदू के हैं तो सिर्फ हिंदू को ही बढ़ावा देंगे, नहीं, बल्कि इसके अलावा दूसरे भी धर्म को बढ़ावा दिया। जैसे यूनानी धर्म, एक क्वेश्चन है कि यूनानी का विकास कैसे हुआ, आगे देखो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यूनानी धर्म का विकास हुआ, कुषाण धर्म का विकास हुआ, ये सब चीजों का भी जो दूसरे धर्म थे ना उनका भी विकास हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म का विकास हुआ, ठीक है। आठवां चलते हैं वैज्ञानिक विकास। अब उस टाइम देखिए विज्ञानों का भी विकास हुआ, वैज्ञानिक लोगों ने भी कुछ कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया और हमारे देश का और भी विकास हो गया। तो जैसे आर्यभट्ट जो है ना, ये आर्यभट्ट जो आप लोग जानते होंगे, आर्यभट्ट का नाम, ये भी उसी टाइम आए थे जिस टाइम हमारा गुप्त काल के शासन कर रहे थे ना, उसी टाइम आर्यभट्ट आए हुए थे। जैसे आर्यभट्ट हो गया, बाणभट्ट हो गया,
अर्थात ये सब जितने भी सारे वैज्ञानिक थे ना, इसी काल के व्यक्ति थे, और यही सब वैज्ञानिक थे जिसने भारत का विकास हुआ। और ये सब कब आए थे? जिस टाइम गुप्त काल के लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे, हमारे देश को चला रहे थे, उस टाइम आर्यभट्ट, बाणभट्ट ये सब आए हुए थे। ये सब वैज्ञानिक थे जो हमारे देश को विकास किए। ठीक है, वैज्ञानिक लोग विकास नहीं करता क्या? अब देखिए, निष्कर्ष आपको लिखना जरूरी होता है। निष्कर्ष का मतलब होता है आप लोगों ने ऊपर पूरा क्या पढ़ा उसको 4 से 5 लाइन में बताना होता है। ठीक है, तो देखो निष्कर्ष लिख करके मैंने लिखा था उपरोक्त। उपरोक्त मतलब ऊपर लिखी गई अनेकों ऐसे कारण देखने को मिला। आप लोगों ने अभी तक कितना कारण देखा? 8 कारण देखा ना। 8 कारण यानी कि अनेकों कारण देखने को मिला, जिससे साफ ये जाहिर होता है ना कि गुप्त काल में अनेकों विकास हुआ था। बिल्कुल हुआ था ना, जिसके कारण इस काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग काल? क्योंकि इस देश में बहुत ज्यादा विकास हुआ था उस टाइम। गुप्त काल के टाइम में बहुत लोगों ने उन लोगों ने भारत को बहुत ज्यादा विकास किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, जब हम आपको ट्रिक बताएंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रिक बताएंगे और उसी ट्रिक के माध्यम से आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पूरा इसकी उपलब्धियों के बारे में हम बताएंगे और एक भी कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ही ये सब डायग्राम बना रखा। ठीक है, और इसको बस मैं आपको समझाऊंगा, याद नहीं करना है, बस ये आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इतना आराम लगने लगेगा ना, इतना इजी लगने लगेगा ना कि जैसे आप पहले सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वंश का। देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, है ना, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, पलवन वंश, आदव वंश, पाल वंश, लोहार आया, फिर चौहान आया। पहले हुआ क्या क्या होता था दोस्तों? देखिए, मान लो कि नंद वंश बना दिया गया। ठीक है, अब ये नंद वंश में एक राजा रहते थे, ये सारे राजपाट को चलाते थे। ठीक है, फिर इसी का बेटा राजा बनते थे और वो सारा राजपाट चलाते थे, फिर उसी के बेटा राजा बनते थे और वो सारा राजपाट को चलाते थे। जब तक एक ऐसा राजा, जब तक वो कमजोर नहीं पड़ता था, तब तक दूसरा वंश बनता ही नहीं था। अब मान लो इसका ये बेटा जो है, यानी कि ये राजा कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो इसको हरा करके फिर नया से एक वंश बन गया, कौन सा? मौर्य वंश। फिर मौर्य वंश में बहुत सारे राजा लोग आते थे। ठीक है, ताकतवर ताकतवर राजा लोग, और वो लोग शासन करते थे। जब तक उस राजा में से एक कोई कमजोर नहीं पड़ जाते थे, ठीक है, और दूसरा कोई राजा नहीं जीत जाते थे, तब तक दूसरा वंश बनता ही नहीं था। ऐसे ही करते करते यादव वंश भी आए। बहुत सालों तक यादव वंश लोग राजपाट किए। ये आया, फिर उसके बाद वो राजा, फिर उसके बाद वो राजा, उसके बाद वो राजा। जब कोई राजा कमजोर पड़ जाते थे, वैसे ही दूसरा वंश उसको हरा करके नया वंश बना देते थे। ठीक है, तो हमें जो इस क्वेश्चन में वंश पढ़ना हो, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, गुप्त वंश। इसके पहले सातवाहन वंश पढ़े होंगे आप लोग, इसके बाद कुषाण वंश आया, उसके बाद गुप्त वंश आया। ठीक है, तो उसी गुप्त वंश के बारे में हमको पढ़ना है। एक गुप्त वंश, तो गुप्त वंश में भी बहुत सारे राजा हैं। पहले श्री गुप्त राजा हैं, ये ताकतवर थे, तो गुप्त वंश चलता रहा। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, इसका नाम ही प्रथम है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पहली बार आए होंगे इसलिए प्रथम लिखा गया, नहीं, इसका नाम ही प्रथम है। ठीक है, तो फिर दूसरा गुप्त वंश को चलाने वाले राजा कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद इसको चलाने वाला राजा कौन आया? समुद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया, फिर सकंदगुप्त आया। धीरे ऐसे ऐसे ये राजा लोग आते गए। ठीक है, अब ये राजा लोग आते गए और धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। जैसे ही कमजोर पड़े, उसके बाद गुप्त वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। और जैसे ही गुप्त वंश खत्म होगा, वैसे ही चोल वंश आ गया फिर। ठीक है, तो इसमें हमें किसी भी चीजों के बारे में नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना कि एक गुप्त वंश था, उसका जो शासक था वो क्या थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। लेकिन इससे पहले श्री गुप्त है, तो इसको संस्थापक माना जाता है, श्री गुप्त को। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वास्तविक जो इसका संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया। ठीक है, हाँ, ये पहली बार आए हैं पहले नंबर पर, इसलिए इसको संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो सच का वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना। एक पॉइंट यहाँ पे आपको और भी याद रखना कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। और चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो घटोत्कच था। क्या था? घटोत्कच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर इतना आसानी तरीका से आप समझ जाओगे ना कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतना आसान तरीका से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, इसके पहले जो हम ट्रिक बताएं वो कहीं आप लिख लीजिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले परिचय। घटोत्कच, आपको बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? पिता थे। तो घटोत्कच के बाद जो गुप्त वंश है उसका अगला उत्तराधिकारी घटोत्कच का पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। मतलब ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो घटोत्कच के बेटा थे और ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे, पता है ना। ठीक है, इसका शासनकाल 319 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य का बहुत ही अधिक विस्तार हुआ और जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम शासन चला रहे थे ना, उस टाइम उसका बहुत ही अधिक विस्तार हुआ, बहुत ही बढ़ावा हुआ। इसके अलावा उनके शासनकाल में कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान और अनेक प्रकार के तकनीकों क्षेत्र में भी प्रगति हुआ। मतलब प्रगति ही प्रगति हुआ, जिसके कारण इनके शासनकाल को, किसके शासनकाल को? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को भारत के इतिहास को स्वर्ण युग भी माना जाता है, सोना का युग माना जाता है। ठीक है, तो घटोत्कच के ही जो बेटा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। अरे किस वंश से आते थे? तो गुप्त वंश से आते थे। ठीक है, चलिए, ये इसका हम लोगों ने परिचय देखा। ठीक है,
अब इसी का कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसके शासनकाल में गुप्तों की शक्तियां के साथ ही साथ प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुआ। मतलब गुप्त मतलब क्या, जो गुप्त वंश के लोग, राजा जो लोग थे ना, उसके पास शक्तियां तो प्राप्त था ही था, इसके साथ साथ लोगों को प्रतिष्ठा भी मिलता था, ठीक है, इज्जत भी मिलता था। नेक्स्ट है कि इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही थे, ठीक है। यानी कि इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त वंश है ना, इसका पहला स्वतंत्र शासक जो है वो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। हालांकि गुप्त वंश का जो पहला शासक था वो श्रीगुप्त था, लेकिन स्वतंत्र वास्तविक जो माना गया वो किसको माना गया है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया है ना। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो गुप्त वंश को एक साम्राज्य के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में बनाया, इसको स्थापित किया, लागू किया, और यह प्रारंभिक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली भी थे, और यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक रहे। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। आपको पता होगा कि पहला इसका जो संस्थापक थे गुप्त वंश के, वो पहला संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। पहले आए थे श्रीगुप्त, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहला देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। सबसे पहला चंद्रगुप्त प्रथम क्या काम किए थे, तो साम्राज्य की स्थापना किए थे, है ना। साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना, यानी साम्राज्य को बनाए थे गुप्त वंश को, और इसका विस्तार भी किए थे, इसमें बढ़ावा भी किए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मगध, मगध जो अभी कहाँ पे, बिहार में है, प्रयाग जो कि अभी इलाहाबाद में, और साकेत जो भी अयोध्या को बताया जाता है, ये सभी को अपने अधीन किया। मतलब ये सब जगह को जीत लिया और अपने अंदर में कर लिया। सोचिए, उनकी साम्राज्यवादी नीति ने गुप्त वंश को एक छोटे राज्य से एक विशाल साम्राज्य बना दिया। गुप्त वंश बहुत छोटा था, लेकिन उसके शक्ति से, उसके कारोबार से क्या हुआ, एक जो गुप्त वंश एक छोटा राज्य था वो एक विशाल राज्य बदल गया, विशाल राज्य में बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट है शांति और स्थिरता का युग। यानी जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम जब तक रहे ना, तब तक वहां उस राज्य में वहां के लोग बिल्कुल शांत रहते थे, और स्थिरता का युग माना जाता है। स्थिर रहते थे, शांत रहते थे ना। उनके शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति बनी रही, जिसने गुप्त वंश को अपनी शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने का क्या मिला, अवसर दिया, ठीक है। मतलब उस समय क्या हुआ, शांति और स्थिरता बना हुआ था, जिसकी वजह से गुप्त वंश को आगे बढ़ने का मौका मिला, ठीक है। किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश को आगे बढ़ाने का मौका मिला। क्यों, क्योंकि वहां पे शांति बना हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम की विवाह। अब विवाह भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धियां है। कैसे, वो देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश, ये भी एक वंश है, ठीक है दोस्तों, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, ठीक है, यहाँ कुमारी देवी से विवाह किया, ठीक है। मतलब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, वो लिच्छवी वंश के राजकुमारी का नाम क्या था, कुमारी देवी से विवाह कर लिए। सीधा सीधे समझिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो लिच्छवी वंश के कुमारी देवी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। अब आगे देखिए फायदा क्या हुआ। यह विवाह गुप्त वंश के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। जो गुप्त वंश था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम थे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। क्यों, क्योंकि इससे उन्हें लिच्छवी राज की आर्थिक और सैन्य शक्ति का समर्थन मिला। लिच्छवी राज का, क्योंकि वो जो शादी किए थे, उसका जो पत्नी थी, वाइफ थी, वो कहाँ की थी, लिच्छवी राज की थी। तो लिच्छवी राज से इसको आर्थिक रूप से, यानी पैसों मामले में, धन मामले में, और सैन्य शक्ति, सेनाओं के मामले में शक्तियां भी इनको क्या होने लगा, प्राप्त होने लगा। वहां से भी मतलब इनको सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है, शादी करने के बाद। और इस विवाह को उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर चित्रित किया गया। और जो वो विवाह किए थे ना, वो अपना और अपने वाइफ का जो, यानी कि अपना और अपने राजकुमारी का, ठीक है, दोनों का फोटो, जो सिक्का उस टाइम छपता था ना, उस पर फोटो लगाया गया था, जिसमें चंद्रगुप्त और उसके कुमारी देवी दोनों का छवि अंकित था, यानी दोनों का फोटो अंकित था सिक्कों पर। सोचिए, ठीक है। चलिए, तो उनके विवाह भी एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्थिक समृद्धि। जिस टाइम गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम थे, उस टाइम वहां पे आर्थिक समृद्धि में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। आर्थिक समृद्धि मतलब धन में। तो गुप्त काल में कृषि और व्यापार का विकास हुआ। उस टाइम कृषि और व्यापार का क्या हुआ था, अधिक से अधिक विकास हुआ था। मगध यानी बिहार में जो पटना है, ठीक है, मगध क्षेत्र की उपजाऊ भूमि ने अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। उस टाइम उपजाऊ भूमि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से फसल भी बहुत अच्छा होते थे, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। उस टाइम सोने और चांदी का सिक्का चलते थे, सोचिए, जो उनके आर्थिक समृद्धि को दर्शाते थे। इससे यह पता चलता था कि वहां में बहुत ही बड़े लेवल पर आर्थिक समृद्धि होता था। नेक्स्ट, राज शक्ति एवं महाराजा धीराज। मतलब राज शक्ति, उसके पास राजा का तो शक्ति था ही था, है ना। उसके बाद महाराजा धीराज की उपाधि भी प्राप्त था। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, मतलब वो राजाओं के राजा भी थे। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो राजाओं के राजा थे, उसी को बोला गया महाराजा धीराज। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज, यानी जिसको बोलते हैं राजाओं के राजा, की उपाधि धारण की। मतलब उसको कितना शक्ति प्राप्त थी, जैसे कि राजाओं का राजा हो।
ठीक है, जो उनके साम्राज्य की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता है। ठीक है, जो उनके किसको दर्शाता है, तो उनके साम्राज्य को, उनके वंश के शक्ति को दिखाता है कि इसके पास इतना सारा शक्ति है। यह उपाधि गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को स्थापित करने में सहायक बनी। मतलब गुप्त वंश को, गुप्त वंश बोलो या गुप्त साम्राज्य बोलो, इसको आगे बढ़ाने में क्या मिला, सहायता मिला। ठीक है, किसकी वजह से, जो कि राजा के राजा कहलाते थे, यानी कि महाराजा धीराज कहलाते थे। नेक्स्ट है गुप्त संवत का आरंभ। देखिए दोस्तों, गुप्त संवत का मतलब क्या होता है, उसी टाइम, जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम वहां का शासक बने थे, उसी टाइम किसका आरंभ हो गया, संवत का। संवत का मतलब होता है, इस संवत से क्या होता है, हमें अपने देश के बारे में गणना यानी जानकारियां प्राप्त होता है कि उस समय का काल कैसा रहा होगा, यानी कि पिछले काल की जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो उनके शासन काल में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। ये गुप्त संवत से क्या होता है कि भारतीय काल की गणना होता है। भारतीय काल गणना का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। ठीक है, मतलब भारतीय काल गणना मतलब भारत की जो काल व्यवस्था यानी कि पहले का, उसका गणना का एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। मील पत्थर है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माना गया इसको। इससे क्या होता था, भारत की काल के बारे में यानी कि बहुत पुराने चीजों के बारे में गणना किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। ठीक है, तो उसी टाइम में इसका आरंभ हो गया गुप्त संवत का, उसी टाइम जिस टाइम चंद्रगुप्त प्रथम वहां के शासक बने हुए थे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संरक्षण। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने वैदिक संस्कृति और धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने संस्कृति को और धर्म को क्या किए, बढ़ावा दिए। उनके शासन काल में ब्राह्मण धर्म को संरक्षण मिला, यानी उस टाइम जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे उसको संरक्षण मिला। ठीक है, किसकी ओर से, चंद्रगुप्त प्रथम की ओर से, जिससे समाज में स्थिरता आई, शांति बना रहा, है ना। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला, वास्तुकला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। जो लोग कला था, जिसके अंदर कलाकारी था, वास्तुकला, कोई वस्तु बनाने का डिजाइन, साहित्य को हो गया, ये सब लोगों को प्रोत्साहन मिला, आगे बढ़ावा मिला, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य इन सब लोगों को ढूंढते चलते थे और इसको आगे बढ़ने का अवसर देते थे, है ना, जिसका बीज चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में ही बोया गया। ठीक है, बीज मतलब हो गया इन लोगों को, जो जिसके अंदर कला था, वस्तु बनाने की कला था, ये सब चीजों को आगे बढ़ाने का मौका उसी समय इन लोगों को मिला जब वो वहां के शासक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। अब देखते हैं निष्कर्ष दो। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शासनकाल जो इनका रहा है वो गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त वंश की नींव को क्या किया गया, मजबूत किया गया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और कूटनीति और विवाह और सैन्य सफलताओं के माध्यम से गुप्त वंश को एक महान साम्राज्य में परिवर्तन किया। शादी की वजह से भी ये आगे बढ़े थे, पता है ना। कूटनीति, इसके पास अच्छा नीति होता था। सैन्य सफलता मतलब इसके पास शक्तियां भी थी, इसकी वजह से इन्होंने गुप्त वंश को बहुत ही आगे ले गया था, है ना। उनकी उपलब्धियां के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग का भी नाम से जाने लगा। मतलब उनकी उपलब्धियां के कारण, उनके गुण के कारण, उनके योग्यता के कारण, उनके शक्तियां के कारण जो गुप्त वंश था, ठीक है, उसको एक स्वर्ण युग के नाम से जाने लगा। ठीक है, पांचवा है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। बिल्कुल इतना आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि अगर एक बार आप ट्रिक देख लेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आप 100 पेज में आंसर लिख करके आ जाएंगे। और आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक दो को थोड़ा सा डेटा याद रखना, जैसे हो गया 375 और 415, इस प्रकार के डेटा याद रखना, बाकी आपका यूं ही बन जाएगा, आपके माइंड में यूं ही सेट हो जाएगा। ठीक है, ये वो ट्रिक है दोस्तों जिसके माध्यम से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके हैंड में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है गुप्त वंश थे। ठीक है, गुप्त वंश में बहुत सारे राजा आए थे। श्रीगुप्त आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, समुद्रगुप्त आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। पहले अलग अलग वंश हुआ करते थे, जैसे यादव वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, राजपूत वंश हो गया। और उस वंश में एक व्यक्ति वहां का राजा है, फिर उसका बेटा ही वहां का राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही वहां राजा बनेगा। ऐसे ही एक गुप्त वंश थे और इसका पहला जो राजा था वो श्रीगुप्त थे, फिर इसका बेटा चंद्रगुप्त वन प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम बने, फिर उसका बेटा समुद्रगुप्त बने, फिर उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी दूसरा, ठीक है, वो बने। मतलब सब एक दूसरे के बेटा, इसका बेटा ये, फिर इसका बेटा ये और फिर इसका बेटा ये। आपको यहां तक याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि यहाँ पे ज्यादा श्रीगुप्त का बात नहीं चला है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम एक लिच्छवी वंश की कुमारी देवी से शादी किए थे। इसका बेटा जो समुद्रगुप्त था, उन्होंने कुषाण वंश के लड़के से शादी किए थे। और जो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये जो है राजा, ये नागवंश के लड़के से शादी किए थे। इतना आपको यहाँ पे फिलहाल याद रखना। उसके बाद देखिए हमें पढ़ना चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इन्होंने शादी किए थे नागवंश की एक लड़की से, ठीक है। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसका एक बेटी थी जिसका नाम है प्रभावती पुत्र। इसका जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, प्रभावती। और ये प्रभावती का जो विवाह है वो एक वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन के साथ शादी करवा देते। आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बेटी का यानी कि अपनी पुत्री प्रभावती का शादी अपने ही वंश में क्यों नहीं करवाते, गुप्त वंश में ही, ये दूसरा वंश में क्यों ले जाते हैं। यानी कि वाकाटक ना, जैसे गुप्त वंश है ना, वैसे ही एक वाकाटक भी वंश है। वहां का राजा कौन है, नरेश रुद्रसेन। तो इससे शादी क्यों करा दिया, ताकि वहां से चंद्रगुप्त द्वितीय को मदद मिल जाए। ठीक है, वहां से चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या हो जाए, मदद मिल जाए, इसलिए वहां को ये रिश्ता तय किए, ठीक है, ताकि फायदा हो। चलिए अब ये पता चल गया कि श्रीगुप्त का बेटा कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो अभी के क्वेश्चन में हमको पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका पापा कौन है, तो इसका पापा है समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसका दादाजी कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के पोता का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय।
ठीक है। और समुद्रगुप्त का बेटा का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बात आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, अगर उधर आपका सब कुछ समझ में आ गया तो यहाँ भी आपको समझने से कोई भी रोक नहीं सकता, 100% समझ में आएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। किसके बारे में बताना है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो थोड़ा सा इसका परिचय पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य बोलो चाहे गुप्त वंश बोलो, ठीक है, कि एक महान राजा थे। हम भी देखें बहुत सारे राजा थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारा आते गए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी गुप्त साम्राज्य के महान राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। आपको मैंने भी बताया, जाके देख लीजिए फिर से। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे, है ना। और उनका शासन काल जो शासन के वो 375 से लेकर के 415 ईसा पूर्व तक रहा था, ईस्वी तक रहा था, ठीक है। 375 से 415 तक इन्होंने शासन किया, अर्थात कुल 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया वहां पे, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य इसके नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया इसका परिचय। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानते हैं पॉइंट दे करके। उनके शासन काल के दौरान कला का, वस्तु कला का और मूर्ति कला का, जैसे कला मतलब कुछ भी चीज बनाना, वस्तु बनाना, मूर्तियां बनाना, ये सब चीजों का विकास हुआ था। और प्राचीन भारत और पुराने भारत की संस्कृति का भी विकास हुआ था। सोचिए, पुराना भारत का संस्कृति भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था उस टाइम। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। गुप्त साम्राज्य मतलब गुप्त वंश का विस्तार हुआ, बहुत बड़ा लेवल पर इसको विस्तार किया गया। उन्होंने कला का, संस्कृति का, धर्म का, गणित और खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया। इन्होंने कला को बढ़ावा दिया, संस्कृत को बढ़ावा दिया, धर्म, गणित और खगोल और विज्ञान को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी जारी करने का काम किया। सोचिए, चांदी का सिक्का। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में विकास हुआ, उसको स्वर्ण युग भी कहा गया। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जिस टाइम वो शासन राजपाट चला रहे थे उस टाइम जो भारत में विकास हुआ ना, बहुत तेजी से विकास हुआ, इसलिए उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, सोना का युग कहा जाता है। कि जिस टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय थे उस टाइम हमारा भारत में सोना का युग था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उपलब्धियां। तो इसके निम्नलिखित उपलब्धियां। पहला, शकों का दमन। ये शको एक राजा है, ठीक है। शको जैसे हो गया ना, शको एक राजा लोग है, ठीक है। तो इस शको राजाओं को क्या कर दिया? दमन कर दिया और उसको अपने में मिला लिए। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक मतलब विवाह संबंध। ये देख रहे हैं, अपना भी शादी कर रहा है दूसरे वंश की लड़की से और अपना बेटी का भी शादी करवा रहे हैं दूसरे वंश से, ताकि वहां के राजा को मुझे क्या मिले? सपोर्ट मिले। तो ये वैवाहिक संबंध यानी कि विवाह में भी संबंध बना रहे हैं, और ये भी एक इसका उपलब्धियां हैं, ठीक है। ये भी इसका एक पॉइंट ही है। धर्म के क्षेत्र में उपलब्धि, ये धर्म के क्षेत्र में भी इसको एक उपलब्धि देखने को मिलता है। साहित्यों के क्षेत्र में, साहित्य मतलब हो गया इसके पास बड़े बड़े विद्वान लोग भी है इसके अंदर, बुद्धिजीवी लोग जिसके पास अधिक से अधिक ज्ञान है, वो भी इसके अंडर में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, और इसका एक शासनकाल भी है, मतलब शासन भी तो किया ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के, इन्होंने सिक्के भी छापे चांदी के। चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय, इन्होंने विजय प्राप्त किया, अलग अलग जगहों में विजय प्राप्त किया। गणराज्यों पर विजय, यानी कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। पूर्वी प्रदेश को भी अपने में मिला लिया। तो ये इसका हम लोग को देखना है विशेषताएं। अब हम लोग एक करके देखेंगे सभी को, ठीक है। बस हम पढ़ते जाएंगे, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं शकों का दमन। तो चंद्रगुप्त के काल, यानी चंद्रगुप्त मतलब वही चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त के काल की सार्वजनिक महत्वपूर्ण घटना शकों की पराजित थे, ठीक है, पराजित थी। यानी शकों को इन्होंने हरा दिया, जो शकों के राजा थे ना उनको हरा दिए चंद्रगुप्त द्वितीय, पराजित कर दिया, हरा दिए चंद्रगुप्त सर्वप्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी और साम्राज्य की रक्षा के लिए स्त्री वेश में जाकर राजा का वध किया। मतलब स्त्रियों का, ध्रुव देवी और साम्राज्य की रक्षा के लिए स्त्री वेश में जाकर के, जरा सोचिए कि सबसे पहले क्या किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने? ध्रुव देवी और साम्राज्य की रक्षा के लिए, ठीक है, ताकि ध्रुव देवियों का और साम्राज्य की रक्षा हो सके, इसके लिए स्त्री वेश में गए। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय स्त्री बन करके गए और राजा का वध किए, राजा को हराए, राजा को अपने वश में किए, जरा सोचिए। और इसके पश्चात जब वह सम्राट बना तो उसने भारत के अन्य भागों को भी जीत गया। देख लिया शको, ये जो शको का दमन है ना, शको का राजा, इनको कैसे हराए? तो स्त्री के वेश में जाकर के उसको वश किए, वध किए, अपने बस में किए, ठीक है। शकों के आक्रमण का भय समाप्त होने से, अब देखिए उसको, जो शकों के राजा थे उसको तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने हैंड में कर लिए, अपने अंदर कर लिए। अब जो एक भय बना हुआ था कि शकों के जो राजा लोग हैं वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मजबूत लोग थे, वो शक, अब डर जो भय था वो खत्म हो गया। तो शकों के आक्रमण का भय समाप्त होने से चंद्रगुप्त द्वितीय की शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, सेनापतित्व में जन विश्वास बढ़ा, यानी लोगों का विश्वास बढ़ा कि अब हमारे ऊपर जो शकों का आक्रमण होने वाला था उससे हम लोग बच गए। तो ये सारा खेल किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शक्ति का लोग उजागर करने लगे, उसका प्रतिष्ठा करने लगे, प्रतिभा को बताने लगे, सेनापतित्व में जन विश्वास बढ़ा सभी लोगों का, किसके प्रति? चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रति। यह लोकप्रियता विभिन्न राज्यों में इतनी अधिक थी कि अन्य राजाओं को विद्रोह करने से जनता की शक्ति का भय लगने लगा तथा वे शांत हो गए। मतलब देखिए, ये शको राजा को हरा दिए, इसके बाद लोगों इनका अंदर, मतलब लोगों को इसके प्रति बहुत ज्यादा विश्वास हो गया, लोकप्रियता हो गए, ठीक है। और सारे लोगों ने इसके क्या हो गए? प्रिय हो गए। उसके बाद जो अन्य राजा भी यहाँ पे हमला करने वाले थे ना, वो भी अब हमला करने से डरने लगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगने लगा कि यहाँ के जो लोग हैं ना,
वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मतलब बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उसके बातों पर चल रहे हैं। तो अगर हम वहां पे हमला करेंगे तो हो सकता है सभी लोग मिल करके हमारे ऊपर हमला कर दें, इसलिए अब कोई दूसरे राजा भी यहाँ पे आने से क्या होने लगे, डरने लगे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ के लोगों के बीच इतना प्यार बढ़ गया था ना कि इसका बात दूसरे राज्यों में चल रहा था, और फिर दूसरे राज्यों के जो राजा लोग थे वो यहाँ पे हमला करने के लिए फिर दोबारा नहीं आए। अब दूसरा देखते हैं वैवाहिक संबंध, यानी कि ये विवाह किस प्रकार से राजनीति को खेलते थे, अपना विवाह कहाँ करते थे, अपने पुत्री का विवाह कहाँ करवा देते थे, और इस प्रकार से भी वहाँ के राजाओं का ये दिल जीतते थे। ठीक है, यानी वहां से संबंध बनाते थे। देखिए वैवाहिक संबंध, गुप्त वंश के विकास में वैवाहिक शब्दों का महत्वपूर्ण हाथ रहा। मतलब वैवाहिक संबंध यानी कि विवाह का संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हाथ रहा। क्यों? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, जैसे कि आपको पता है, चंद्रगुप्त प्रथम जो लिच्छवी के राजकन्या कुमारी देवी, आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है, राजकन्या कुमारी देवी से विवाह किए थे, है ना, और ये सार्वभौम पद प्राप्त किया। मतलब इन्होंने क्या किया, लिच्छवी के राजकन्या कुमारी देवी से इन्होंने शादी किया था। ये कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। सोचिए चंद्रगुप्त प्रथम से ही ये विवाह करने का प्रथा यहाँ चल रहा है कि हर कोई अपने वंश में नहीं बल्कि दूसरे वंश में शादी करवा रहे हैं ताकि वहां का सपोर्ट मिल सके। उसके बाद देखिए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भी शक कुषाणों से कन्याओं का उपहार पाया। मतलब समझिए ये भी कुषाणों से ही, यानी जो कुषाण वंश थे ना, वहां के कन्याएं से क्या किया, ये शादी की, वहां के रानियों से शादी किया, और वहां से भी इन्होंने उपहार पाया, वहां से भी सपोर्ट पाया। अब देखिए बात आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। इन्होंने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति दृढ़ किया, ठीक है, सुदृढ़ किया। मतलब इन्होंने शादी किया और इससे भी वो अपने अंदर की जो शक्ति है ना उसको सुदृढ़ किया, मजबूत किया। क्यों? देखिए इन्होंने जो शादी किया वो नागवंश में किया। नागवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसका समर्थन प्राप्त कर लिया। मतलब जरा सोचिए, इन्होंने अपने वंश में शादी नहीं किया, ये नागवंश में शादी किया, और नागवंश में शादी किया और वहां से ये रानियों को लाए, ठीक है, और वहां से शादी करके इन्होंने वहां का समर्थन भी प्राप्त किया। वहां से इन्होंने शादी किया, वहां के राजा के बेटी के से शादी किया है, तो वहां का इसको सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जो गुप्त साम्राज्य के दृढ़ीकरण में बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश में के दृढ़ीकरण यानी मजबूती में बहुत ही बड़ा और उपयोगी सिद्ध हुआ। आगे देखिए चंद्रगुप्त ने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, अब यहाँ पे देखिए ये अपने पुत्री का भी विवाह दूसरे वंश में करते हैं ना, अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक, देखिए कहाँ पे करते हैं, वकाटक वंश में करते हैं। किसके पास? तो नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवा देते हैं। वो भी एक राजा है, कहाँ का? वकाटक का। अब वहां पे शादी करवा दिया वकाटकों तथा गुप्तों के सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर डाला। अब देखिए यहाँ पे, अब वकाटकों का जो राजा है वो है कौन? इसका दामाद है, और गुप्त राज्य यानी गुप्त वंश का शासक खुद ये है। अब ये दोनों सम्मिलित शक्ति हो गई, दोनों मिल गए। अब इससे जो शकों का राजा था ना, जिसका बात मैंने पहले ही किया था, इस शकों का जो राजा से डर बना हुआ था कि वो लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे, अब ये शकों का राजा का डर खत्म हो गया। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही बताया था। गुप्तों की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, यानी कि गुप्त वंश की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि अपना शादी दूसरे वंश में कर रहे हैं, अपने बेटी का शादी भी दूसरे वंश में करवा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुप्त वंश का एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है, जो कौन करके दिखाएं? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करके दिखाएं। उसके बाद धर्म के क्षेत्र में उपलब्धि, इन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी उपलब्धि पाई। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय नहीं लिखे लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का बात चल रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, ये धर्म से भी जुड़े हुए थे, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की है ना, प्रेम भागवत की बोलो या परम भागवत की बोलो, इन्होंने उपाधि धारण की, परंतु वह अन्य धर्मानुयायियों के प्रति भी सहिष्णु थे। मतलब सोचिए ये जो धर्म अपनाते थे वो परम भगवत, ठीक है, परम भागवत को उपाधि धारण किया, यानी परम भागवत को इन्होंने माना। लेकिन जो दूसरे धर्म को मानने वाले थे, परंतु वह अन्य धर्मानुयायियों का मतलब हो गया जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, उसके प्रति भी ये सहिष्णु था। मतलब उसके प्रति भी ये खिलाफ नहीं था, उसका भी सपोर्ट करते थे, उसका भी मदद करते थे। उसने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबियों, है ना, यानी कि जो दूसरे धर्म को मानते थे, को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया। मतलब उन लोगों को भी प्रशासन में उच्च पदों पर स्थापित किया। ये नहीं कि मतलब कि वो अगर कि दूसरे धर्म के लोग हैं तो उसको उच्च पद पर नहीं जाने देंगे, उच्च पद पर नौकरियां नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। जो अन्य धर्मावलंबियों थे ना, उसको भी उच्च पद पर इन्होंने नौकरियां दी, प्रशासन करने दिए, पद दिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, ठीक है, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, परंतु वह अन्य धर्मानुयायियों के प्रति भी सहिष्णु था, है ना, उसको भी मानते थे। भले एक दूसरे को अपनाए थे, लेकिन जो दूसरे लोग दूसरे धर्म को अपनाए थे उसको भी अपने सपोर्ट में लिए। उसने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबियों को प्रशासन के उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। जो अन्य प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग थे, जिसको धर्मावलंबियों बोला गया, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं अन्य धर्म वाले, ठीक है, तथा दूसरे धर्मों को दान भी दिया, दूसरे धर्म वाले को दान भी दिया। सोचिए नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि। साहित्य मतलब इसके पास बहुत विद्वान लोग भी इसके अंदर में थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान थे एवं विद्वानों का संरक्षक भी था, यानी खुद भी विद्वान थे, और इसके अंडर में जितने सारे विद्वान लोग थे उसका भी संरक्षक करते थे, यानी कि उसका भी रक्षा करते थे, देखभाल करते थे। उनके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी कि पाटलिपुत्र में और उज्जैनी में एक वहां शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, उसके दरबार में नवरत्न
ठीक है, नवरत्न नाहुमुख, 9 विद्वानों का एक समूह रहता था, यानी कि नवरत्न नाहुमुख, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी नवरत्न जो था ना, नवरत्न मतलब 9 विद्वानों का एक समूह था। 9 विद्वान का एक समूह था। विद्वान मतलब क्या, ज्ञानी लोग, और 9 विद्वान इसके अंडर में था। सोचिए, तो इसीलिए बोला गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पास साहित्य भी थे। साहित्य मतलब कि बड़े बड़े विद्वान जो लोग थे इसके अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। अब इसका शासनकाल देखिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल एक महान विजेता ही थे, बल्कि वह एक योग्य और कुशल शासक भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो महान ही एक राजा थे, बल्कि वो योग्य थे, यानी कि उस काम लायक थे ही। ये नहीं कि काम लायक नहीं थे, जो काम करते थे उसके लायक भी थे, कुशल शासक थे, है ना। गुप्त प्रशासन को उसी ने व्यवस्थित किया। उसका 40 वर्षों का दीर्घकालीन शासन शांति से, सुव्यवस्था तरीका से और समृद्धि का काल रहा। मतलब ये 40 वर्ष तक शासन किया, शांति तरीका से, सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से, और समृद्धि यानी कि इसका विकास भी हुआ, ठीक है। सिक्के का ढलाई हुआ, उस टाइम गणितों का, विज्ञानों का आदि तरीका से बढ़ावा दिया। उससे अनेक योग्य तथा अनुभवी मंत्रियों के भी सेवाएं प्राप्त थी, यानी कि अलग अलग राजवंश के राजा के लोग भी इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के, इन्होंने सिक्के का भी छापवाने का काम किया। चंद्रगुप्त ने भी अपने साम्राज्य के लिए अनेक प्रकार के सिक्के का प्रचलन करवाया। उसकी कुछ मुद्राएं, यानी कि कुछ जो पैसे छपाए थे, वो मौलिक एवं नवीन थी, ठीक है। मौलिक एवं नवीन थे। जैसे हम लोग को मौलिक अधिकार कैसे प्राप्त किए, चाहिए ही चाहिए, वैसे लोगों को भी सिक्के दिए जाते थे, तो कुछ मौलिक और कुछ नवीन थी। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने चांदी का सिक्का, तांबे के भी क्या छपवाए, सिक्का को उन्होंने चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय। अब देखते हैं इसका विजय। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। वैवाहिक संबंध, कि विवाह का संबंध कैसे रखते थे, अपना विवाह दूसरे वंश से, अपना पुत्री का विवाह दूसरे वंश से करवा करके ऐसे वो अपना विजय प्राप्त करते थे। सुदृढ़ नेता, सुदृढ़ राजा कहलाते थे। गणराज्यों पर विजय। देखिए, अलग अलग जगहों पर भी क्या किया, विजय प्राप्त किए। कुछ गणराज्य स्वतंत्रता तो चाहते थे, यानी कुछ ऐसे गणराज्य थे, कुछ ऐसे जगह के लोग थे जहां पे दूसरे राजा आकर के दबोचे हुए थे और वो लोग आजादी पाना चाहते थे, तो वहां पे जाकर के ये चंद्रगुप्त द्वितीय सपोर्ट करते हैं और उसको भी अपने में मिला लेते हैं। तो कुछ ऐसे गणराज्य थे जो वहां के लोग स्वतंत्रता को चाहते थे, स्वतंत्रता पाना चाहते थे, लेकिन किसी विदेशी आक्रमण का सामना करने से असमर्थ थे। लेकिन उसके ऊपर विदेशी आक्रमण के बाहर के आकर के राजा लोग उसको अपने अंदर में दबोच रखे थे, अब वो लोग वहां का आजाद नहीं हो पा रहे थे। ऐसे बहुत सारे जगह थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और शेष पूर्ववत मित्र स्थिति में बने रहे, और शेष वैसे ही मित्रता के रूप में बने रहे। ये कि नहीं उसको अपने में मिला लिए तो उसके अंदर भी मतलब अपना शासन पाठ चला गया, नहीं, बिल्कुल मित्र के जैसा मिला लिए। किसको मिला लिए, एक ऐसा जगह, ऐसा गणराज्य जहां पे कोई दूसरे राजा शासन पाठ चलाते थे और वहां के लोग आजाद नहीं हो पा रहे थे, उसको अपने में मिला लिए कि तुम लोग हम लोग में मिल जाओ, हम तुम्हारे ऊपर मित्रता की भाव से ही देखेंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर कब्जा नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भी इन्होंने दिमाग लगाया। फिर पूर्वी प्रदेश, चंद्रगुप्त ने इसके प्रदेशों पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त किया। कौन सा प्रदेश में सफलता प्राप्त किया, तो पूर्वी प्रदेश में भी इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त किया और उसमें अपना सफलता प्राप्त किया। निष्कर्ष देखिए, इस प्रकार प्राचीन भारत में, यानी पुराने भारत में, चंद्रगुप्त द्वितीय को एक महान शासक माना जाता है। जिस साम्राज्य को उसके पिता चंद्रगुप्त ने निर्माण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम से ये होते हुए आ रहा, पता है ना, इसका पिता समुद्रगुप्त है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पिता थे कौन थे, समुद्रगुप्त थे। तो समुद्रगुप्त ने निर्माण किया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पूर्णतः संगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रशासित होकर उन्नति की चोट पर पहुंचा, ठीक है, यानी कि पहुंचा दी, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त ही उस टाइम इसको उच्च चोटियों पर पहुंचा दिए थे। उसके बाद इसका राजपाट कौन संभालिए, चंद्रगुप्त द्वितीय संभाल लिए, ठीक है। और उसी टाइम, जिस टाइम इसके पिता जिंदे थे समुद्रगुप्त, उसी टाइम ये जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश है ना, ये ऊंचे चोटी पर जा पहुंच चुका था। लेकिन इसका बेटा जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने भी अच्छे से संभाल लिया। अगर ये नहीं संभाले होते तो शायद ये गुप्त साम्राज्य इतना आगे नहीं बढ़े हुए होते। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में स्वर्ण युग का दावेदार बन गया, है ना, यानी कि प्राचीन भारत जो स्वर्ण युग का काल बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ। चंद्रगुप्त निश्चितः न केवल गुप्त वंश की आपूर्ति, संपूर्ण भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक है। ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त द्वितीय सिर्फ केवल गुप्त वंश को ही आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि वो एक ऐसा राजा थे जो दूसरे शासकों से भी बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ताकतवर और योग्य थे, और दूसरे राजाओं में से भी ये इतिहास में नंबर 1 पे आते थे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से खत्म हो गया दोस्तों। स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन, स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखिए, स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि देखिए स्कंदगुप्त है क्या। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि गुप्त वंश चल रहा था, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, आप सभी को दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा गुप्त वंश है। और गुप्त वंश के अंदर कुमार गुप्त शासन कर रहे थे, ठीक है। तो जब कुमार गुप्त का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद वहां का शासन उसके बेटा, जिसका नाम होता है स्कंदगुप्त, वो शासन चलाते हैं। तो यही हमें स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये हमारा क्वेश्चन है स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, कुमारगुप्त। जब इनका मृत्यु हो गया था, उसके बाद जो आए शासक, उसी का नाम था स्कंदगुप्त की उपलब्धियां, ठीक है। और ये सब कहाँ पे शासन कर रहे थे, इसका पिता, इसका बेटा, ये सब कहाँ पे शासन कर रहे थे, तो गुप्त वंश पे। कहाँ पे, गुप्त वंश में शासन कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं इनका परिचय। तो देखिए, कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात, जब कुमारगुप्त यानी जो उसका पिता है, उसका मृत्यु के पश्चात 455 ईसा
पूर्व में मगध का सिंहासन उसके पुत्र सकंदगुप्त के अधिकार में आ गया। जब उसके पिताजी का मृत्यु होता है तो 455 ईसा पूर्व में क्या होता है, उसका सारा जिम्मेवार किसको मिल जाता है, उसका बेटा जिसका नाम होता है सकंदगुप्त को। ठीक है, बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि अभिमत ऐसा है, मतलब बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि कुमारगुप्त जो इसके पिता थे की मृत्यु पर उसके दो पुत्र गुरुगुप्त और सकंदगुप्त में राज्याधिकार के लिए युद्ध छिड़ा। मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है ना कि जैसे ही कुमारगुप्त यानी उसके पिता का मृत्यु हो जाता है उसके बाद इनके दो पुत्र होते हैं। पहला का नाम होता है पुरुगुप्त और दूसरा का नाम होता है सकंदगुप्त। अब ये दोनों में राज्य अधिकार मतलब उसके अधिकार को लेकर के कि पापा का अधिकार कौन लेगा, इस अधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ गया दोनों भाई में, जिसमें जो पुरुगुप्त था उसका बेटा, ठीक है, वो पराजित हुआ, यानी कि वो हार गया, और इसका जो सकंदगुप्त था उसका क्या हुआ, उसको गद्दी मिल गया, मतलब वो जीत गए। किंतु साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि पुरुगुप्त और सकंदगुप्त एक ही व्यक्ति थे, उनमें कोई भी संघर्ष नहीं हुआ। मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों भाई में संघर्ष हुआ और दोनों भाई में से पुरुगुप्त ने हार गया और सकंदगुप्त ने जीत गया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो दोनों का नाम एक ही था, वो दो भाई अलग अलग नहीं थे, वो एक ही था। ठीक है, और उनमें कोई भी संघर्ष नहीं हुआ। क्योंकि देखिए पहले बहुत पहले का समय की बात है, तो ये इतिहासकारों में भी मतलब इतिहास में भी इनका अच्छे तरीके से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। आप लोग इसका डेट को भी सर्च करेंगे ना तो अलग अलग डेट मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि कहीं भी स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया इसका डेट को यानी इसका तिथि को लेकर के। चलिए हो गया इनका परिचय। अब देखते हैं थोड़ा सा इनका पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स इन्हीं का। ठीक है, गुप्त वंश, हाँ ये लोग कहाँ पे शासन कर रहे थे, तो गुप्त वंश में। पिता क्या था इसका, तो कुमारगुप्त था, इनका बेटा जो था उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं सकंदगुप्त का। ठीक है, ये सब कहाँ शासन पाठ चल रहा है, सबका सब ये चल रहा है गुप्त वंश में। ये सब जितना सारा शासन चल रहा है कहाँ चल रहा है, गुप्त वंश में चल रहा है। ठीक है, तो गुप्त वंश के महान शासक में सकंदगुप्त का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब क्या जो सकंदगुप्त है वो कोई योगदान नहीं दिया, नहीं। जब इनका पिता का मृत्यु हो जाता है उसके बाद सारा योगदान, सारा भूमिका यही तो निभाते हैं ना। तो गुप्त वंश के महान शासक में मतलब गुप्त वंश को चलाने वाले बहुत सारे शासक आए थे, लेकिन उनमें से भी सकंदगुप्त का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट वह 455 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा और 467 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये जो सकंदगुप्त जी थे ना, इन्होंने 455 ईसा में इनका पिता का मृत्यु हो जाता है। जस्ट उसी समय से ये अपना शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते हैं और 455 से लेकर के 467 तक अपना शासन चलाते हैं, पूरे 12 साल। ठीक है, नेक्स्ट सकंदगुप्त गुप्त सम्राट का कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ये तो सबको पता है कि जो सकंदगुप्त थे वो गुप्त वंश के, यानी गुप्त वंश बोले या गुप्त सम्राट बोले, बात एक ही पड़ेगा। गुप्त वंश जो इनके पिता कुमारगुप्त के प्रथम पुत्र थे। ठीक है, यानी कुमारगुप्त प्रथम, इसका पिता का नाम सिर्फ कुमारगुप्त नहीं है, कुमारगुप्त प्रथम है, तो कुमारगुप्त प्रथम के बेटा सकंदगुप्त थे। नेक्स्ट है इन्होंने कितना सालों तक शासन किया, 12 सालों तक, अभी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, अपने 12 वर्ष के शासन काल के दौरान जो सकंदगुप्त थे वो टोटल कितना सालों तक शासन किए, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष के शासन काल के दौरान उन्होंने न केवल भारत की महान संस्कृति की रक्षा की बल्कि भारत पर आक्रमण करने वालों को भी पराजित किया। देखिए जब इनका पिता का मृत्यु हो जाता है 455 ईसा पूर्व में, उसके बाद सारा कारोबार कौन संभालने लगते हैं, सकंदगुप्त संभालने लगते हैं। ठीक है, अब ये टोटल 12 वर्षों तक शासन किया, 467 तक। ठीक है, तो 12 वर्षों के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि भारत की महान संस्कृतियों का सिर्फ रक्षा किया कि भारत में जो जो संस्कृति रीति रिवाज है वो चलते रहे और सिर्फ उन्हीं को देखभाल किया, नहीं, इसके साथ साथ जो भारत पर भी आक्रमण करने वाले थे ना, क्रांतिकारियों या तो फिर जो दुश्मन थे, ठीक है, वो सभी को भी पराजित किया, उन लोगों को भी हरवाया, उन लोगों को भी हराया। कौन, सकंदगुप्त। सिर्फ यहाँ के संस्कृतियों को ही रक्षा नहीं किए बल्कि यहाँ पे युद्ध जो होने वाले थे उससे बचाया। नेक्स्ट है राजा बनने की शुरुआती समय में ही उसे हुन जातियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। एक हुन जातियां हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है जब सकंदगुप्त अपना शासन व्यवस्था अच्छा रूप से चला रहे होते हो ना, तो उसी समय ये हुन जातियों के लोग यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं और ये हुन जातियां बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये सकंदगुप्त अपना शासन व्यवस्था, इनका पिता का मृत्यु हो जाता है और जैसे ही अपना शासन व्यवस्था अपने हाथों में लेता है, ठीक है, उसी टाइम ये हुन जातियां जो कि बहुत ही पावरफुल थे आक्रमण कर दिए। अब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम था। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस होता तब ना झेल पाते, और वो भी हुन जाति बहुत ही बड़ा ताकतवर जाति है। ठीक है, तो शुरुआती समय में ही इनको हुन जातियों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। हुन उस समय बहुत ही शक्तिशाली और धनवान बन गए थे। उस टाइम हुन जाति के लोग बहुत ही ताकतवर थे, जो समुद्रगुप्त के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन चुके थे। जो समुद्रगुप्त के लिए, आपको याद होगा इसके पहले समुद्रगुप्त के लिए हुन जाति इतना ताकतवर थे ना कि जब समुद्रगुप्त शासन व्यवस्था चला रहे थे ना, तो उस टाइम इनके बस की नहीं हो पा रहा था, इनके लिए समस्या बन गया था। लेकिन जैसे ही सकंदगुप्त आए वैसे ही ये हुन जातियों को खत्म कर दिए। नेक्स्ट उन्हें व्यापक रूप से महान गुप्त सम्राटों में से अंतिम माना जाता है। देखिए जो सकंदगुप्त है ना, वो गुप्त सम्राट यानी कि गुप्त वंश का सबसे अंतिम माना जाता है इसको, कि इसके बाद फिर कोई ऐसा शासक नहीं आया जो इतना अच्छे से शासन कर सके, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सकंदगुप्त की उपलब्धियां, कि जो सकंदगुप्त जी थे इनका क्या क्या उपलब्धियां थी। तो पहला है
का आक्रमण। ये बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये पुष्य मित्रों का आक्रमण क्या है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अच्छे से सुनिए, ठीक है। सकंद गुप्त अपने विजयों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। आपको पता है कि सकंद गुप्त हर जगह लड़ता है और जीत जाता है, तो ये अपने विजय के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। गद्दी पर बैठते ही सकंद गुप्त को बाह्य आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जैसे ही इनको गद्दी मिलता है अपने पिताजी का, वैसे ही इसको बाह्य मतलब बाहर आक्रमणों, जो बाहर के दुश्मन थे वो सभी का इनका सामना करना पड़ा। ये नहीं कि कुछ सालों तक ये बैठकर आराम से खाए, नहीं, जैसे ही गद्दी संभाले वैसे ही इसको बाहर दुश्मनों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अब क्या होता है, कुमारगुप्त के शासन के अंतिम वर्ष में, कुमारगुप्त जो इसके पिताजी थे, तो पिताजी का लास्ट उम्र जा रहा था ना 455 ईसा पूर्व में, तो कुमारगुप्त के शासन के अंतिम वर्ष में मगध पर पुष्य मित्रों का भयंकर आक्रमण हुआ। जैसे ही इनका पिता का अंतिम मतलब वर्ष बीत रहा था कि अब हम नहीं चला पाएंगे, बूढ़े हो गए थे ना इसका, ठीक है, यानी कि वो नहीं चला पा रहे थे, ठीक है, तो वो अपने बेटों को सौंपना चाहते थे। तो जैसे ही वो सौंपना चाहते थे अंतिम वर्ष में, वैसे ही पुष्य मित्रों का भयंकर आक्रमण हो गया। अब करे सो करे क्या, इसका जो सकंद गुप्त है वो अभी नवजात है, यानी कि वो अभी भी मतलब एक तरह से बोले तो दुनिया में खड़े हुए हैं, उसको इतना ज्ञान नहीं है और इनके पिता चलाने के लायक नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। उस समय तक सकंद गुप्त युवराज ही था, यानी कि युवराज ही था, मतलब वो चलाने के लायक भी नहीं था, वो एक तरह से सोचे तो अभी बच्चा ही था, ठीक है, युवराज ही था। और इस समय कुमारगुप्त वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था, यानी कि उसका जो पिता कुमारगुप्त है वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे, यानी कि बूढ़े हालत में थे। अतः कुमारगुप्त ने, यानी जो उसका पिता है, उन्होंने साम्राज्य पर आई इस विपत्ति का मुकाबला करने का दायित्व अपने पुत्र सकंद गुप्त को सौंप दिया। अब देखा उसके पिताजी के यहाँ से तो नहीं होगा, और ये हमारे सत्ता पे, हमारे ही शासन पे ये आक्रमण होगा, तो ऐसा देख करके, ऐसा सोच करके वो सारे ये जो कठिन परिस्थितियां था ना, ये सभी का मुकाबला करने का दायित्व, कर्तव्य किनको दे दिया, अपने पुत्र सकंद गुप्त को सौंप दिया कि अब तुम ही इसको जैसे झेलोगे वैसे तुमको झेलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जीत के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सकंद गुप्त जो थे वो आक्रमणकारियों को डटकर सामना किया। उसके बाद जो सकंद गुप्त थे, यानी कि उसका बेटा, ठीक है, वो आक्रमणकारियों ने दुश्मनों को डटकर सामना किया और युद्ध भूमि में शत्रुओं पानी के जो दुश्मन थे उसको पराजित हरा दिया, किंतु इसी बीच उनके पिता का मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है। तो ये था पुष्य मित्रों का आक्रमण, यानी कि पुष्य मित्रों उसी टाइम आक्रमण किए थे सकंद गुप्त के ऊपर जिस टाइम उसके पिताजी वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे थे और ये नया नया बनने जा रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं हुनों का पराजय। हुनों भी आक्रमण किए थे, आपको पता होगा सकंद गुप्त पर, ठीक है, तो उनका भी पराजय हो गया, यानी कि सकंद गुप्त जो थे वो हुनों जाति के जो लोग थे उनको भी हरा दिए। ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही समृद्ध प्रकार के जाति थे, ठीक है, जो कभी हारते नहीं थे, लेकिन फिर भी सकंद गुप्त ने इनको हरा दिया। नेक्स्ट है हुनों का पराजय। देखिए सकंद गुप्त का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कारनामा हुनों का पराजय है। मतलब देखिए ये बहुत ही ताकतवर थे और इन्हीं को हरा दिया सकंद गुप्त, तो उसी का परिणाम सबसे बड़ा फेमस होने का कारण है उनका, ठीक है। हुन एक क्रूर और शक्तिशाली जनजाति उत्तर पश्चिम भारत पर हमला कर रही थी। मतलब जो हुन जाति थे ना, वो एक क्रूर तरीके से और शक्तिशाली जनजाति है, और ये उत्तर पश्चिम भारत पर क्या कर रही थी, हमला कर रही थी, और भारतीय साम्राज्यों के लिए गंभीर खतरा बन गई थी, क्योंकि वो हमला करते तो भारत साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था ना। तो सकंद गुप्त ने हुनों का डटकर सामना किया और उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया, और युद्ध हुआ और हुनों को हरा दिया। कौन? सकंद गुप्त। इस विजय ने भारत में हुनों के आक्रमण को भी रोका, और इस विजय ने, यानी कि जब जीत गए, हुनों को हरा दिए, तो भारत में आगे आने वाले जितना भी आक्रमण हो सकता था हुनों का, वो रुक गया। अब हुनों चाह करके भी इस पर आक्रमण भारत पे नहीं कर सकते थे। तीसरा, आंतरिक विद्रोह का दमन। आंतरिक विद्रोह का दमन का मतलब क्या है? देखिए सकंद गुप्त को अपने शासनकाल के आरंभ में कुछ आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। मतलब जैसे ही सकंद गुप्त अपने शासनकाल को आरंभ कर रहे थे, यानी शुरुआत कर रहे थे, ठीक है, जब इसका पिताजी का लास्ट हो रहा था, वैसे ही जब स्टार्टिंग कर रहे थे, उसी टाइम इसको आंतरिक विद्रोह का ही सामना करना पड़ा। तुरंत इसको विद्रोह का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा भी इसको समय नहीं मिला, ठीक है। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विद्रोह को कुशलतापूर्वक दबाया और साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी। अब देखिए अपने दिमाग से काम लिए, ठीक है। उसी समय जैसे ही ये शासक बनते हैं, वैसे ही इनको कुछ विद्रोह का सामना करना पड़ता है। उस टाइम ये क्या किए हैं, किसी तरीके से विद्रोह को कुशलतापूर्वक दबाने का प्रयास करते थे कि अभी तो मैं उस हाल में नहीं हूं, तभी दबाया जा। तो कुशलतापूर्वक से इन्होंने क्या किया, हर एक युद्ध को, हर एक विद्रोह को दबाया, ठीक है, और साम्राज्य की स्थिरता, यानी कि साम्राज्य को जो अपना शासन व्यवस्था उसको शांति बनाए रखा, क्योंकि उस टाइम वो हालत में नहीं था ना। लेकिन जैसे धीरे धीरे इनके पास शक्ति आते गया, वैसा वैसा हर चीज़ों को, यानी कि हर क्रांतिकारियों को, हर विद्रोह में इनका जीत हुआ। नेक्स्ट है सिक्कों का प्रचलन। इन्होंने सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था, ठीक है। सकंद गुप्त ने अपने शासनकाल में नए सिक्कों का प्रचलन किए, जो उनकी आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। अब देखो सिक्के का प्रचलन करवाया, इसका मतलब आर्थिक स्थिरता, वहां पे आर्थिक व्यवस्था अच्छा होगा, पैसों के मामले में अच्छा होगा, और समृद्ध भी होंगे, तभी तो सिक्के का निर्माण करवाए ना, ठीक है। इन सिक्कों पर उनकी छवि और उपाधियां भी अंकित था। मतलब जो सकंद गुप्त के छवि और उपाधियां जो इनका था, वो भी सिक्कों पर उपस्थित था। वहां पे छांकी, यानी कि वहां पे पेंट किया गया था सिक्कों पर, किसका? सकंद गुप्त का छवि और उपाधियां। नेक्स्ट है कुशल प्रशासन। ये जो सकंद गुप्त है वो कैसा प्रशासन था? एकदम बिल्कुल कुशल प्रशासन थे, ठीक है। वहाँ जितने भी सारे कारोबार वगैरह चलता था, सब एकदम मैनेजमेंट करके रखते थे वहाँ का। जितना अभी देखो हम लोग क्या होता है, कुछ हो जाता है तो पुलिस नहीं आती टाइम पे, प्रशासन नहीं पहुंच पाती, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था था ना, वो बिल्कुल कुशल था, बहुत ही अच्छा बना करके रखे थे।
उन्होंने अपने साम्राज्य में कुशल और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो अपना साम्राज्य व्यवस्था है उसमें क्या किया, प्रशासन को कुशल और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। उनके शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की गई और उन्हीं के शासनकाल में, यानी कि किसके, स्कंदगुप्त के शासनकाल में अच्छे अधिकारियों का नियुक्ति की गई ताकि अच्छे रूप से काम हो सके और प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया गया। ठीक है, यानी कि उस अच्छे अधिकारियों को नियुक्ति की गई और प्रशासनिक कार्यों, जितने भी सारे प्रशासनिक कार्य थे, लोगों का सेवा करना, देखभाल करना, ये करना वो करना, ये सभी को सुव्यवस्थित तरीका से, यानी कि सुव्यवस्थित तरीका से, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, सुव्यवस्थित तरीका से किया गया। नेक्स्ट, जल संरक्षण। स्कंदगुप्त ने जल संरक्षण और सिंचाई के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शुरू कर, देखो, ताकि फसल हो सके, है ना। उन्होंने कई जलाशयों, तालाबों और बांधों का भी निर्माण कराया जिससे कृषि हो सके और जल आपूर्ति में सुधार हो सके, जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ठीक है, हर चीज पर ध्यान देते थे, सिर्फ ये नहीं कि अपना शासन व्यवस्था चलाते थे और अपना हर एक युद्ध को बस लड़ने में लगे हुए थे। अगर युद्ध को लड़ने में लगेंगे तो खाने के लिए कृषि तो करना पड़ेगा ना, खेती, तो इधर भी ध्यान देते थे। इतने अच्छे ये शासक थे। सार्वजनिक निर्माण, देखिए कुछ सरकारी चीजों का भी निर्माण करते थे। उनके शासनकाल में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को भी बढ़ावा दिया गया, सरकारी चीजों को भी बढ़ावा दिया गया, सरकारी जैसे कि हो गया सड़क हो गया, पुल हो गया और अन्य भी बुनियादी ढांचों का भी निर्माण करवाया गया सरकारी। ठीक है, जिससे व्यापार और यातायात में सुविधा हुई, सड़क बन गया, पुल बन गया, तो क्या व्यापार एक देश से दूसरे देश में होने लगा, तो इन लोगों का कंडीशन अच्छा होने लगा, है ना। 8वां, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, ये धार्मिक सहिष्णुता क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि सहिष्णुता का मतलब क्या होता है। देखिए, सहिष्णुता का मतलब होता है कि इसमें धर्मों को स्वीकार किया गया। ठीक है, मतलब अलग अलग धर्म थे, तो ये नहीं कि ये जिस धर्म को मानते थे सिर्फ उसी धर्म को स्वीकार किया गया, नहीं, अलग अलग जो धर्म थे उस सभी को स्वीकार किया ताकि किसी भी लोगों को कोई दुख तकलीफ ना हो। इसी को बोलते हैं सहिष्णुता। ठीक है, यानी सबको जगह देना, तो धार्मिक सहिष्णुता, इसका मतलब है कि स्कंदगुप्त ने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई, मतलब क्या कि सभी धर्मों को ये माने, है ना, और धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण किया। संरक्षण मतलब उसका देखभाल, सुरक्षित रखा, किसी भी धर्म को बिगड़ने नहीं दिया। उनके शासनकाल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्मों को भी प्रोत्साहन मिला। ये नहीं कि सिर्फ एक धर्म को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, सबको प्रोत्साहन दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कला और संस्कृति। इन्होंने कला और संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में कला मतलब मूर्तियां बनाना, अलग अलग तरीके का पेंटिंग करना और संस्कृति का विकास हुआ। इन्होंने साहित्य, संगीत और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण मतलब इनको आगे बढ़ाने का काम किया, इसका मतलब इसको खत्म नहीं होने दिया कि कला, संस्कृति, रीति रिवाज को खत्म कर दिया, नहीं, खत्म नहीं किया गया बल्कि उसको बचाया गया। अलग अलग प्रकार की जो कलाएं लोगों के द्वारा किया जाता था, संगीत, नाटक, ये सब जो किया जाता था, उस चीज़ों को, उस धरोहर को बचाए रखें, संरक्षण रखें। ठीक है, संरक्षित करके रखें, ये नहीं कि उसको खत्म कर दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया, नहीं, उसको बचा करके रखें। ठीक है, जिससे गुप्त काल की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिला। जिससे क्या हुआ, गुप्त काल, ये सारा बात कहाँ का चल रहा है, गुप्त काल का ही चल रहा है ना, कि गुप्त वंश का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि गुप्त वंश के जितने सारे सांस्कृतिक धरोहर था ना, वो सब को बढ़ावा मिला, सब आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है साहस और दृढ़ता। जो स्कंदगुप्त थे ना, वो अपने आप को साहस और दृढ़ता बनाए रखें। ठीक है, कभी भी हार नहीं मानते थे। स्कंदगुप्त की व्यक्तित्व, साहस और दृढ़ता उनकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यानी इसके अंदर जो साहस और दृढ़ता था, इसकी उपलब्धियों में 4 चांद लगा दिए। ठीक है, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने नेतृत्व और क्षमता का प्रदर्शन किया और अपने साम्राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखा। मतलब जब इसके पास विपरीत परिस्थितियां आता था ना, मुश्किल समय आता था ना, उस समय भी ये अपना साहस और दृढ़ता को बनाए रखते थे, कभी हारते नहीं थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्कंदगुप्त शासक थे वो बहुत ही एक अच्छे शासक थे। ठीक है, जो एक ताकतवर, गुणवान होने के साथ साथ लोगों के प्रति दयावान भी थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है। नंबर 7 में दोस्तों, हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। या तो अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दे देता है कि हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन की विवेचना करना, तो यही आंसर आपको लिख देना है। तो आज हम बताने वाला बीबीए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री, जनरल या इलेक्टिव का हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को बस सुन लें, देखने की भी जरूरत नहीं, बस आप लोगों को सुन लो, लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं आप लोगों को फुल गारंटी लेता हूँ। बस आप लोगों को यहाँ पर 4 नाम याद रखना है। जैसे 4 लोगों का नाम कैसे याद रखते हैं, वैसे 4 नाम याद रखना, बाकी आपका सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, हर्षवर्धन की विजयों का वर्णन करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हर्षवर्धन क्या है और इसका विजय क्या है। तो देखिए, आप सभी को जब पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा गुप्त वंश। मैंने मोदी वगैरह को बहुत सारे एग्जांपल देकर बताया था। जैसे मान लीजिए कि भाई मोदी हमारा सरकार बना हुआ है, तो हम और मान लो कि 5 को और सरकार आएंगे तो मोदी होगा। तो देखिए, कहने मतलब ये हो कि अभी मोदी है तो ये मोदी वंश हो गया। अगर अभी हमारा शासक जो है, शासन चलाने वाला हमारा कौन है, मोदी है, तो मोदी वंश हो गया। हो सकता है कल सिंह वाले लोग आ जाएंगे तो बोलेंगे सिंह वंश हो गया। हो सकता है कल यादव जाति का आ जाएंगे तो बोलेंगे यादव वंश का हो गया। मतलब इस प्रकार से जो होते हैं ना, तो वंश अलग होता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे ना, वो हर्ष वंश के थे।
इसके पहले एक गुप्त नाम का व्यक्ति को आप लोगों को पता होगा, तो वो कौन सा वंश के थे? गुप्त वंश का। और ये जो हर्षवर्धन है ना, वो किस वंश के थे? तो ये हर्षवर्धन जो है वो वर्धन आने के जो ये वंश के थे, यानी हर्षवर्धन जो था ना, ये किसका, ये मतलब कौन सा वंश का था? ठीक है, तो ये हर्ष वंश का हुआ। आने की आप लोगों को ये समझना है कि जब गुप्त वंश का क्या हुआ, इंड हुआ, गुप्त वंश जब खत्म हुआ उसके बाद आया हर्षवर्धन, हर्षवंश आया। ठीक है, तो उसी के बाद ये एक हर्षवर्धन एक व्यक्ति थे। हर्षवर्धन क्या थे? एक व्यक्ति थे। और इसके विजय, विजय मतलब इसका जीत जो होगा ना, जीत, उसके बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हल्का सा हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, जब गुप्त वंश का पतन हुआ मतलब खत्म हुआ, तब हर्षवर्धन वंश का उदय होता है। देख लो कि जब गुप्त वंश का पतन हो गया, ये खत्म हो गया, उस टाइम हर्षवर्धन वंश का उदय होता है। उसमें एक शासक प्रभाकर वर्धन था। देखिए एक शासक का नाम है प्रभाकर वर्धन। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ वाला डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक शासक प्रभाकर वर्धन था जिसका दो बेटे का नाम था, एक राजवर्धन और छोटा बेटा का नाम क्या था? हर्षवर्धन था। उसकी पुत्री का नाम राजश्री था। और यहाँ से आप लोगों को नहीं समझ आएगा, यहाँ से आपको समझ आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब गुप्त वंश का खत्म हुआ उसके बाद कौन सा आया? हर्ष वंश का उदय हुआ, यानी कि वर्धन वंश का उदय हुआ। किसका हुआ? हर्षवर्धन बोले या तो वर्धन वंश का उदय हुआ, बात क्यों हुआ? ठीक है, तो देखिए हमें फर्स्ट में लिखा हुआ कि जब गुप्त वंश, यानी बगल में लिखा हुआ पतन, पतन मतलब जब खत्म हुआ, तब कौन आया? वर्धन वंश। वर्धन वंश मतलब हर्षवर्धन वंश का क्या हो गया? उदय हो गया। और जब हर्षवर्धन वंश का उदय हुआ, जब आया, तो उसका एक जो शासक था ना, देश चलाने वाला, ठीक है, उसका जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? प्रभाकर वर्धन। पहला व्यक्ति कितने कौन थे? प्रभाकर वर्धन। तो हम कह सकते हैं कि जो हर्षवर्धन का उदय हुआ उसमें पहला व्यक्ति कौन था? पहला राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, ये हमारा शासक था। इसका तीन बेटे हुए, तीन बेटे हुए, जिसमें से दो बेटे था, एक बेटी थी, यानी दो बेटा और एक बेटी। बड़ा वाला बेटा का नाम राजवर्धन था, छोटा वाला बेटा का नाम हर्षवर्धन था, और उसका एक बेटी थी जिसका नाम राजश्री था। ठीक है, और वो एक बेटी थी उसका। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ जाना है कि जो हर्षवर्धन का उदय हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? प्रभाकर वर्धन से। हर्षवर्धन का पिता कौन था? प्रभाकर वर्धन था। राजवर्धन का पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन। राजश्री का पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन। तो ये भी एक व्यक्ति थे जिसका दो बेटे और एक लड़की, यानी कि तीन थे टोटल। ठीक है, उसके दो लड़का और एक लड़की थी। तो आपको ये डायग्राम अगर याद कर लोगे ना, तो यही डायग्राम से मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यही डायग्राम से यहाँ पे मैंने लिखा है कि गुप्त, देखिए यहाँ से आप लोग नहीं लिख सकते हो कि गुप्त वंश का पतन हुआ और वर्धन वंश का उदय हुआ। फिर उसमें से एक सबसे शक्तिशाली, सबसे पहला राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। इसका दो बेटे, राजवर्धन बड़ा बेटा, हर्षवर्धन छोटा बेटा, और एक राजश्री बेटी इसका हुआ। ठीक है, इतना लिख लोगे आपको। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, बाकी आप लोग यहाँ से देख करके लिख लोगे। ठीक है ना, चलिए। और अगर पूरा नाम याद नहीं भी रहता तो डायरेक्टली आप लोग लिखो मैन राजा का नाम। मैन राजा का नाम कौन है? प्रभाकर वर्धन। और उसका लिख देना छोटा बेटा का नाम हर्षवर्धन था। यही दोनों का जिक्र यहाँ पे चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ये मैन था, मैन शासक था, उसका बेटा कौन था? हर्षवर्धन था, जो छोटा लड़का था। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला शासक इसके पिता थे। सबसे पहले शासक कौन थे? इसके पिता थे कौन? यानी कि प्रभाकर वर्धन। लेकिन इसके मृत्यु के बाद वहां का शासक राज्यवर्धन यानी बड़ा बेटा बन गया। देखिए बड़ा बेटा का नाम क्या था? तो राज्यवर्धन था। अब देखिए जब प्रभाकर वर्धन का मृत्यु होगा तो छोटा बेटा तो बनेगा नहीं, बड़ा ही बेटा बनेगा ना। तो वहां का जो शासक हो गया वो राज्यवर्धन, यानी बड़ा बेटा का नाम क्या था? राज्यवर्धन, यानी कि बड़ा बेटा बन गया। किंतु इसे भी आगे चल करके मार दिया गया। उसके बाद कौन बनेगा? उसका बहुत ही कम उम्र में था उसका छोटा बेटा, तो उसने ही, हर्षवर्धन ने ही शासन व्यवस्था को संभालने का काम किया। मजबूरी था उसका चलाने का। जब पापा डेट कर गया, उसका बड़ा भाई डेट कर गया, तो उसका बहन को तो नहीं दिया जाएगा ना। तो वही छोटा बेटा ही हर्षवर्धन ने शासन व्यवस्था को चलाना शुरू कर दिया। अब इसका रंग देखोगे आगे तब ना। अब देखिए हर्षवर्धन के विजय का कारण, विजय मतलब इसका जीत का क्या कारण, कैसे जीता, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हर्षवर्धन जब शासन बना, बहुत ही कम उम्र में बना था, तो सबसे पहले अपने भाई का बदला लेने का निर्णय लिया, क्योंकि इसके भाई को मार दिया गया था और अपने बहन जिसे बंदी बनाया गया था। ठीक है, इसका बहन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब कैसे बंद कर दिया गया था वो भी मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए इसका बहन को बंदी इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इसका बहन का जहाँ पे शादी हुआ था ना, वहाँ का भी राजा था, वो भी कहीं अपना देश चला रहा था। तो वो जो इसका दान की जो इसका बहनोई था, इसका बहन का जो पति था उसका बहनोई लगेगा ना, तो बहनोई भी इसका कहीं का राजा था। बहनोई मतलब जीजाजी। ठीक है, इसका जीजाजी भी कहीं का राजा था। तो इसके जीजाजी कोई और राजा से लड़ाई लड़े थे। ठीक है, तो इसका जीजाजी उस लड़ाई में मर गए थे। ठीक है, अब जब जीजाजी मर गए थे ना, तो इसका बहन को भी वहाँ के राजा, जो राजा जीत गए थे, इसका बहनोई को मार करके जो राजा जीत गए थे, इसका जीजा को मार करके जो राजा जीते थे, वो राजा इसका बहन को भी वहाँ पे बंदी कर लिया। उसका पति को तो मारा ही मारा, और उसकी जो पत्नी थी, यानी कि इसका बहन था, हर्षवर्धन का बहन, उसको भी क्या कर लिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो उस बहन जो बंद थी उसको छुड़ाने के लिए और अपना भाई को बदला लेने के लिए इसने क्या किया? हर्षवर्धन ने दोनों कार्यों में सफलता हुआ, और दोनों कार्यों में मतलब जीत हो गया। इसका बहन को भी बंदी से छुड़ा लिया गया और इसका जो भाई का बदला भी ले लिया इसने। ठीक है, अब देखो एक करके पॉइंट यहाँ से समझेगा। ठीक है, क्या कारण था कि हर्षवर्धन का विजय हो गया, हर्षवर्धन ने जीतते चला गया? तो यहाँ से देखिए, पहला है हर्षवर्धन का सैनिक। हर्षवर्धन का सैनिक मतलब हर्षवर्धन अपने पास सैनिक रखता था और हमेशा सैनिकों से काम करता था। ठीक है, तो हर्षवर्धन अपने सैनिक का इस्तेमाल सबसे पहले उस शासक के लिए किया जो इसके बड़े भाई का हत्या किया था, है ना। सबसे पहले सैनिकों का यूज वहां पे किया था जो इसके बड़ा भाई का हत्या किया था। ठीक है,
और इससे छुटकारा लेना चाहता था। साथ ही अपनी बहन को जो बंदी से छुटकारा दिलाने में सफल हो गया था और अपने बहन को भी क्या किया था, जो बंद किया गया था, जो राजा इसका बहन को बंद कर दिया गया था, वहां से भी छुटकारा पाने में सफल हो गया। किसके सहायता से? अकेले करेगा क्या? नहीं, सैनिकों की सहायता से। और वहां का शासक बन गया। अब देखिए, वहां का शासक बन गया। अब देखो, छुटकारा भी दिलाया, भाई का भी बदला लिया, तो क्या बन गया? वहां का शासक बन गया। और उसके जीजा, जीजा मतलब समझ रहे हो ना, उसका बहन वाला, बहन का पति जीजा का शासन व्यवस्था को भी अपने में भी मिला लिया। अब देखिए, जो इसका जीजा जी को मार दिए थे, ठीक है, तो वहां का तो राजा कोई रहा नहीं, ठीक है, तो उसका जीजा जी को मार दिया गया, वहां का कोई राजा रहा नहीं, तो यही यानी कि इसका जो बहन का भाई था हर्षवर्धन नहीं, उसकी व्यवस्था को भी संभालने का काम किया। मतलब अपना शासन व्यवस्था को चला ही रहा है, प्लस में अपना जीजा जी को जो मार दिया, तो उसकी भी शासन व्यवस्था को अपने में मिला लिया और अपने साथ चलाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, यानी उसको भी जो एरिया था, उसका भी जो क्षेत्र था, उसका भी देश था, उसको अपने से चलाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहला था, दूसरा यहाँ पे आएगा वल्लभी राज। वल्लभी राज जिसको जो गुजरात में को कहा जाता है। ठीक है, पहले वल्लभी राज कहा जाता था, अभी गुजरात कहा जाता है। ठीक है, तो गुजरात अभी के टाइम में, पहले वल्लभी राज। तो इसने गुजरात पर भी विजय किया। विजय मतलब जीत किया। कौन? हर्षवर्धन। तो देखिए, वल्लभी राज अगर अभी के समय में देखा जाए तो ये कौन सा है? गुजरात में पड़ता है। वहां हर्षवर्धन ने आक्रमण कर देता है और उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है ना। हालांकि बाद में गुजरात शासक से मित्र भी कर लेता है। देखिए, पहले क्या करता है, गुजरात शासक पर हमला करता है और फिर उससे मित्र कर लेता है। ऐसा क्यों? और क्यों करता है ऐसा? देखो, और उसका राज लौटा देता है। देखिए, जब उसके ऊपर आक्रमण करता है तो उस टाइम राज अपना ले लेता है, लेकिन फिर उससे मित्र कर लेता है, गुजरात वाले राजा से मित्र कर लेता है हर्षवर्धन, तो फिर उसका राज्य गुजरात वाले को लौटा देता है और अपने बेटे का विवाह गुजरात शासक से ही करवा देता है। यानी कि वल्लभी राज का, गुजरात का जो शासक था ना, उस पर पहले आक्रमण करता है, फिर क्या मालूम होता है, उससे दोस्ती कर लेता है, उसका जो आक्रमण करता है, जो उसका कब्जा कर लेता है क्षेत्र को पुनः उसको दे देता है और उससे अपना बेटी का शादी करा देता है और उसको अपना दामाद बना लेता है। सोच लो कैसा कैसा प्रक्रिया चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और अपने दामाद की सहायता से हर्षवर्धन और इलाकों पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। देखिए, अपना दामाद बना लिया, अब उसके सहायता से, अपने दामाद की सहायता से, उसके दामाद के सूझबूझ से, उससे ज्ञान लेकर के इसने और भी एरिया पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसने सोचा होगा कि देखिए, इससे हमको दोस्ती करना बहुत अच्छा होगा, तो उससे दोस्ती कर लिया और उसके सहायता से और भी इलाकों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा चलते हैं पुलकेशिन पर आक्रमण। पहला आप लोगों ने देखा कि सैनिक को बढ़ा दिया, दूसरा आप लोगों ने देखा कि गुजरात पर हमला किया, लेकिन बाद में दोस्ती भी कर लिया, दामाद भी बना लिया वहां के शासक को। तीसरा देखो, एक और ऐसा राजा था, एक और शासक ऐसा था जो पुलकेशिन नाम था इसका, इस पर भी आक्रमण कर देता है। एक अलग राजा देश का राजा है। ठीक है, तो तीसरा पुलकेशिन पर आक्रमण। देखिए, पुलकेशिन एक राजा है, ठीक है, इस पर भी आक्रमण कर देता है। तो हर्षवर्धन का जब विजय होता है, विजय होता जा रहा था, मतलब सब जगह से जीतते आ रहे थे, तब वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह अपने विस्तार करने के लिए, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया फैलाने के लिए पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन शासक के राज्य पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है। लेकिन यह इस आक्रमण में असफल हो जाता है, लेकिन पुलकेशिन से जीत नहीं पाता है। ठीक है, पुलकेशिन से जीत नहीं पाता है, इससे यह क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। फिर हर्षवर्धन हार नहीं मानता है और हार ना माना और अपने साथ में 5 राज्य का सैनिक लाए। देख लो, ये अब इसके पास तो एक राज्य था और 4 राज्य के और जाके वहां पे जाकर के मिला और कहा कि मुझे सैनिकों की जरूरत है, और टोटल 5 राज्यों का सैनिक लाया। सोच लो, फिर भी उस पर हमला कर दिया। किस पर? वही पुलकेशिन राज्यों पर जिससे हारा था, लेकिन फिर भी उनका हार ही हुआ। इस तरह हर्षवर्धन को निराशा होकर वापस लौटना पड़ा, मतलब जीत नहीं पाया। सोचो, ठीक है, तो पहला आप लोगों ने क्या देखा? सैनिक बढ़ा दिया। बस आपको लाइन याद रखना, हेडिंग वाला, नीचे आप लोग एक्सप्लेन खुद से कर लोगे। दूसरा, गुजरात पर हमला किया। ठीक है, तो यहाँ वाला बारे में आता जाएगा आपको मैटर, तो आपको पॉइंट याद रखना है। तीसरा, पुलकेशिन पर आक्रमण किया, 2 बार किया, लेकिन नहीं जीत पाया। ठीक है, देखिए, अब वो आपस लौट गया। ठीक है, क्योंकि वहां से जीत नहीं पाया था। अब देखिए, यहाँ पे भास्कर वर्मा से दोस्ती। अब क्या होता है, कभी ये किसी से दोस्ती कर रहा है, कभी किसी से ये लड़ाई कर रहा है। देखो, अब एक भास्कर वर्मा भी एक किसी देश का, यानी किसी राज्य का क्या है, शासन व्यवस्था का राजा है। ये भी भास्कर वर्मा क्या है, राजा वहां का, तो इससे भी दोस्ती करेगा। देखो कैसे सुन, जब हर्षवर्धन का हार हुआ ना, उसके बाद वह भास्कर शासक से अपना दोस्ती किया। अब क्यों किया पता है? क्योंकि भास्कर वर्मा जो थे ना, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, तो उसने सोचा इससे दोस्ती कर लेंगे और जिससे मैंने हारा है उसको पहले हराऊंगा। ठीक है ना, तो दोस्ती की और फिर से हमला कर दिया, फिर उस पर हमला कर दिया। ठीक है ना, किससे? जिससे हारे हुए थे पुलकेशिन से, तो उस पर फिर से हमला कर देते हैं। ठीक है, दोस्ती किया और फिर से हमला कर दिया, और अब इसका हार नहीं जीत हुआ, और इसके बाद इसने और राज्यों पर अपना आक्रमण कर लिया, क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। मतलब जब ये भास्कर वर्मा से दोस्ती किया और भास्कर वर्मा इसको साथ दिया ना, तब ये वहां से जीत गया, और वहां से जीतने के बाद से वही नहीं, और भी राज्यों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, और भी राज्यों को अपने में कब्जा में करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए 5वां, उत्तर भारत पर कब्जा। उसके बाद इसने पूरा उत्तर भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत पर लगभग कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसके पहले इसके पहले वाला जो वंश था ना, गुप्त वंश था। उत्तर भारत में पहले कौन सा था? गुप्त वंश था। तो वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो जब बहुत पहले खत्म हो चुका था, तो वहां का राज इधर उधर बिखर गया था। देखना, जब कोई भी चीज को चलाने वाला कोई नहीं होता ना, तो इधर उधर बिखर जाता है, सब लोग का मति भ्रष्ट हो जाता है। तो गुप्त वंश बहुत
पहले ही खत्म हो चुका था, विनाश हो चुका था उसका। इस कारण उसके राज्य टुकड़े टुकड़े में बट गए थे, जिसके कारण हर्षवर्धन ने उसको अपने में मिला लिया और इसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका गुप्त वंश बहुत पहले खत्म हो गया था, ठीक है, और वह टुकड़े टुकड़े में बढ़ चुका था, तो ये बहुत आसानी से उसको अपने में कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। इसमें ज्यादा उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा। और बाद में हर्षवर्धन के शासक को सब प्रशंसा करने लगा कि बहुत अच्छा शासक है, बहुत मजबूत शासक, बहुत कम उम्र में ये कर दिया वो कर दिया, मतलब इसका प्रशंसा होने लगा। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। अतः इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की विजयों के पीछे बहुत हार का भी सामना करना पड़ा। ऐसा अगर वो उसी टाइम हार जाता और दूसरा का वर्मा जी का नहीं साथ लेता तो क्या आगे जीत पाता, नहीं जीत पाता ना। तो इसका जीतने के पीछे कहीं ना कहीं हार भी लगा हुआ था, ठीक है। और इससे हमें एक बात को सीखने को मिलता है कि हारने के बाद भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। ये इसके निष्कर्ष के रूप में आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। और कहीं भी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो हम ट्रिक बताएंगे अगर वो समझ गए तो आप ये कुछ पूरा क्वेश्चन को चाहे 6 पेज 7 पेज 10 पेज जितना मर्जी उतना में लिख लोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चार्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आप यूं ही आप पूरे का पूरा क्वेश्चन का आंसर अपना माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझना कि एक पल्लव वंश है, इसमें एक वंश है, ठीक है। ये कोई राजा वगैरह का नाम नहीं है, एक वंश है। जैसे यादव वंश होता है, राजपूत वंश होता है, वैसे एक पल्लव वंश था, ठीक है। अब इस वंश में अलग अलग प्रकार के राजा हैं, जैसे सिंह विष्णु पहला राजा, दूसरा राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट जो राजा है वो नर सिंह वर्मन प्रथम, एंड उसके बाद नर सिंह वर्मन द्वितीय, उसके बाद अपराजित वर्मन। इस प्रकार से सारे लोग यहाँ पे आए, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि जो पल्लवन वंश था, ठीक है, जो पल्लव वंश था इसका जो पहला राजा था वो कौन थे? सिंह विष्णु। और ये जो है वो इसका संस्थापक था, यानी पहला राजा थे, संस्थापक थे किसका? तो पल्लव वंश के पहला संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। उसके बाद देखिए जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे ना, ये राजा, ये एक शैली लिखे हुए थे, ठीक है। एक शैली के बारे में बताए थे जिसका नाम है महेंद्र शैली, जिसका काल है 610 से लेकर के 640, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आए नर सिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, और इन्होंने भी एक शैली दी है जिसका नाम है मामल्ल शैली, ठीक है, मामल्ल शैली। और ये 640 से 674 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद नर सिंह वर्मन द्वितीय आए और ये राजसिंह शैली दिए, ठीक है। इसका शैली का नाम क्या था? राजसिंह शैली, और इसका काल था 674 से 800 तक चला। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा आए अपराजित वर्मन, ठीक है, अपराजित वर्मन, और इसका जो शैली था वो था अपराजित शैली, और ये 879 से लेकर के 897 तक चला, ठीक है। तो बस आपको ये फॉलो चार्ट को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। बाकी आप यूं ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ऐसे दे दो क्वेश्चन, या तो फिर पल्लवकालीन सांस्कृतिक विकास का वर्णन करें, ठीक है। किसी भी प्रकार से दे देते हैं पल्लवों से क्वेश्चन, आंसर आपको ये डालना है। सबसे पहले परिचय देखते हो, तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। अभी जो इसके पहले हम चार्ट आपको बताएं ट्रिक, वो आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए और उसको देख देख करके वीडियो को सुनिए, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु को माना गया, ठीक है, जिसका शासनकाल 575 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। इसकी राजधानी, किसकी राजधानी? तो पल्लव वंश की राजधानी था कहाँ? कांची था, याद रखिएगा, ठीक है। जो पल्लव वंश था ना, इसका राजधानी कहाँ था? कांची था, ठीक है। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी भी था, यानी जो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे ना, ठीक है, ये किसको मानते थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे। अनुयायी मतलब उसको मानना, ठीक है, तो वैष्णव धर्म को मानते थे। अब आगे देखिए, इसी का पॉइंट है, पल्लवों ने दक्षिण भारतीय इतिहास में न सिर्फ राजनीतिक भूमिका ही निभाई बल्कि सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भी उनका शासन महत्वपूर्ण रहा। मतलब क्या कि जो पल्लव थे, पल्लव वंश के जितने सारे राजा थे, यहाँ पे किसी एक राजा का बात नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे राजाओं का बात चल रहा है। तो पल्लव वंश के जितने राजा थे वो राजनीतिक में ही सिर्फ भूमिका नहीं निभाए बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अपना योगदान दिए, ठीक है। नेक्स्ट है पल्लव की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये आप अभी नीचे नाम देखेंगे जब मैंने ट्रिक बता रहा था, ठीक है। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक लोग थे ना, यानी कि पल्लव वंश के जितने सारे राजा आए थे ना, वो सभी ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन और उस मंदिर में से एक था रथ मंदिर, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा वहां पे जो चर्चा में चल रहा था वो रथ मंदिर था, ठीक है। और इस मंदिर के निर्माण में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया ना, वैसे तो दिए सारे राजा, लेकिन जो सबसे ज्यादा योगदान दिए हैं वो कौन दिए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये कौन राजा थे? तो ये भी एक हमारे ही पल्लव, जो पल्लव वंश है उसी के एक क्या थे? राजा थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये वो राजा थे जो 3rd नंबर पर आए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राज्य स्थापना के अतिरिक्त पल्लवों ने प्रशासनिक संगठन के साथ ही साहित्यिक एवं कलात्मक प्रगति को भी प्रोत्साहित दिया। मतलब देखिए, जो पल्लव वंश के राजा थे उसने क्या किया?
राज स्थापना, राज्य की तो स्थापना किया ही किया, राज का देखभाल भी किया, राज्य इतना जगह को कि ये क्या है हमारा जगह पल्लवन का वंश है, ठीक है। मतलब वो लोगों ने एक जगह को घेरा और बताया कि ये जो जगह है वो पल्लव वंश का जगह है। तो यहाँ पे उन्होंने राज तो स्थापना किया, ये एक राज्य बनाए, लेकिन इस राज्य को सिर्फ बना करके उन्होंने छोड़ नहीं दिए, बल्कि इसका सेवा भी किए, देखभाल भी किए। उसी को बोलते हैं प्रशासनिक संगठन के साथ साथ साहित्य और कलात्मक यानी साहित्य का भी विकास किए, जैसा कविता नाटक इत्यादि होता है ना, इसको साहित्य बोलते हैं। और कलात्मक मतलब कोई भी कला वगैरह का, ये सब प्रगति को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। जो अच्छे कलाकार थे उसको भी प्रोत्साहित किया, उसको प्राइज वगैरह देते थे। तो इस प्रकार से भी इन्होंने कार्य करने का प्रयास किया। अब देखते हैं पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो पल्लवों के सांस्कृतिक उपलब्धियां के अंतर्गत हम लोग देखेंगे उसका प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक मतलब देखभाल, साम्राज्य विभाजन यानी कि वहां का साम्राज्य कैसे, जैसे हम लोग एक पंचायत होता था अलग अलग गांव में बांट देते हैं, फिर अलग अलग गांव में अलग अलग वार्ड होता है, वैसे ही वहां पे भी होता था ग्राम प्रशासन, यानी ग्राम प्रशासन मतलब ग्राम का देखभाल कैसे होता था। पल्लव कालीन साहित्य, साहित्य के बारे में देखेंगे वहां पे कैसे नाटक होता था, कैसे साहित्य को बढ़ावा दिया गया, नाटक कविता ये सब चीजें, ठीक है। सामाजिक आर्थिक जीवन, वहां के लोग समाज के जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन यानी लोग कैसे खाते थे, क्या काम करते थे जीवन यापन करने के लिए। धार्मिक जीवन, धर्म से रिलेटेड, शिक्षा वहां का कैसा व्यवस्था था, एंड मंदिर निर्माण की कला, मंदिर वहां पे निर्माण किस प्रकार से होता था, ठीक है, और कैसे क्या किया गया था। तो एक करके आते हैं, सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। क्या पहला, प्रशासनिक व्यवस्था। देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था वहां का मतलब, प्रशासन मतलब वहाँ देखभाल कैसे हुआ करता था। अभी हम लोग यहाँ पे देखभाल कैसे होता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा होता है, इसके लिए सरकार पुलिस प्रशासन को रखी ताकि देखभाल करने का कार्य करे। तो पल्लव ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित किया, जो ये हो गया आपका पल्लव वंश, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। पल्लव वंश ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की। राजतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब होता है जहाँ पे राजा का शासन हो, ठीक है। तो पल्लव वंश में भी राजाओं का ही तो शासन था ना, राजा सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर बल प्रदान किया, ठीक है। मतलब जो पल्लव राजा थे ना वो प्रजा पालन यानी प्रजा मतलब किसको बोला है, वहां के जो लोग थे, वहां का जो राज था, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रजा। तो प्रजा का पालन किया, ठीक है, और उसी के सिद्धांत पर उसने बल प्रदान किया और कार्य किया, ठीक है। मतलब जो पल्लव वंश के राजा थे ना वो वहां पे क्या किया, अपने जितने उसके अंडर में प्रजा लोग आते थे यानी जनता लोग आते थे, राज आता था, उसमें क्या किया, उसने बल प्रदान किया और अच्छे रूप से कार्य किए। वे सदैव प्रजा के हित की कामना करते थे, वो हमेशा से प्रजा के हित यानी कि वो हमेशा हमेशा चाहते थे कि मेरा प्रजा है जो अच्छा रहे, प्रजा मतलब हमारी जनता, हमारा राज हमेशा क्या रहे, अच्छा रहे, इसकी हमेशा वो कामना करते रहते थे। इसी का पॉइंट आगे देखते हैं, राज्य में शांति सुव्यवस्था बनाए रखना तथा बाह्य आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रधान उत्तरदायित्व था। मतलब राजा का वहां सबसे बड़ा कर्तव्य ये था कि वो शांति बनाए रखेंगे, और बाहर से अगर कोई आक्रमणकारी यानी कि बाहर से कोई आक्रमण करता है, हमारे ऊपर कोई हमला करता है, तो उससे सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य होता था। वह न्याय को भी व्यवस्था करता था, राजा का पद वंशानुगुण था, ठीक है। देखिए वह न्याय दिलाने का भी काम करता था, कौन, राजा, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो जाता तो। और राजा का पद वंशानुगत था, मतलब राजा अगर मर गया तो उसका बेटा अगली बार फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इसी को बोलते हैं वंशानुगत। इसके अलावा और कोई वहां राजा नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, इससे व्यापारिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला, इससे व्यापार में और सांस्कृतिक दोनों में बढ़ावा मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राज्य कृषि तथा सिंचाई की तरफ पूरा ध्यान देता था। जो राजा था ना, राज्य बोलो या तो वहां का राजा बोलो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। थोड़ा पॉलिटिकल सेंस में ऐसा कुछ वर्ड आते हैं। राज्य को कौन चलाता है, राजा चलाता है। तो राजा कृषि की और सिंचाई की और दोनों तरफ ध्यान दिया, ठीक है। राज्य की ओर से जमीन की माप करवाई जाती थी, और यानी राज्य की ओर से यानी राजा की ओर से जमीनों का क्या करवाया जाता था, माप करवाया जाता था कि किसका जमीन कहाँ तक क्या है। साम्राज्य का विभाजन, वहां पे कैसे विभाजन किया जाता था, देखो साम्राज्य का विभाजन 3 प्रकार से, केंद्र में, प्रांत में और मंडल के रूप में करता था। यानी कि मान लो कि ये एक जगह है, यहाँ पे 3 प्रकार से, एक केंद्र में और एक प्रांत में और एक मंडल में, ऐसे करके विभाजन किया जाता था, ठीक है। और वहां पे अलग अलग जगह में जो विभाजन किया गया है तो वहां अलग अलग अधिकारी लोगों को भी रखा गया होगा, तो उसको तो कुछ देना पड़ता होगा ना काम करने के लिए, तो वैसे अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाता था, भूमि ही दे दिया जाता था, जमीन दे दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद ग्राम प्रशासन, ग्राम में क्या व्यवस्था था वो देखिए। ग्राम का संगठन मूटक के नेतृत्व में किया गया था। मतलब ये देखिए ग्राम का जो संगठन है ना वो मूटक के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। यानी कि ग्राम प्रशासन पहले नहीं था, लेकिन ग्राम का संगठन तब हुआ किसके नेतृत्व में, यानी मूटक के नेतृत्व में। ये मूटक जब आया ना तभी ग्राम का क्या हुआ, संगठन हुआ। हालांकि इसका मैंने कहीं नाम नहीं लिया था जब मैंने चार्ट बनाया था, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्राम का संगठन मूटक के नेतृत्व में किया गया था। राजकीय आदेश उसी के नाम से भेजे जाते थे, यानी कि कोई अगर आदेश आता था ना, जैसे गांव में एक संगठन होता था, ठीक है, जो ग्रामीण एरिया रहता था ना वहां पे एक मूटक का नेतृत्व में किया गया था, और बाहर से अगर कोई भी कुछ आदेश आता था तो ये मूटक के पास ही आता था, ठीक है।
और ग्राम सभा की बैठक एक विशाल वृक्ष के नीचे यानी कि पेड़ के नीचे होता था। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है कि ग्राम में कैसे बैठक होता है, कैसा संगठन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई बाहर से आदेश आता था तो आता था किसके पास, मुटक के नेतृत्व में किया जाता, तो मुटक के पास ही आता था। ठीक है, उस प्रकार से ग्राम जो बांटा गया था दो प्रकार से, एक ब्रहदेव और एक सामान्य। ब्रहदेव जो था ना, इसमें कर मुक्त, यहाँ के लोगों से कोई भी कर नहीं लिया जाता था, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, लेकिन जो सामान्य एरिया में बांटा गया था दो प्रकार के एरिया में, एक इधर वाला हो गया ब्रहदेव और इधर वाला आपका हो गया सामान्य। तो इधर वाला एरिया कर मुक्त था, मतलब इधर वाले कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देते थे, लेकिन इधर वाले एरिया पर टैक्स लगाया गया था। कितना टैक्स, तो 1/6 से लेकर के 1/10 के बीच में लगाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद पल्लव कालीन साहित्य। अब यहाँ का साहित्य देखते हैं। ठीक है, साहित्य के बारे में, तो पल्लव काल संस्कृत तथा तमिल दोनों ही भाषाओं के साहित्य की उन्नति का काल रहा है। देखिए साहित्य मतलब होता है दोस्तों नाटक। ठीक है, नाटक हो गया, कोई लिखा हुआ श्रृंखला हो गया, नाटक, कविता, ये सब चीजें तो संस्कृत और तमिल दोनों भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अधिकांश लेख संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, जो अधिकांश लेख था वो किस में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। पल्लवों की राजधानी कांची, देखिए पल्लव की राजधानी कहाँ था, ये मान लो कि पल्लव वंश है तो इसका राजधानी कहाँ था, कांची था, ये मैंने पहले बता रखा था। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ है, कांची। और उस कांची में विधा का प्रमुख केंद्र, विधा मतलब यानी कि शैक्षणिक केंद्र, शैक्षणिक मतलब शिक्षा जो सीखने का केंद्र है कहाँ पे, तो पल्लव वंश की राजधानी कांची में विधा का प्रमुख केंद्र यानी विद्या का सीखने का एक प्रमुख केंद्र है, जहां एक संस्कृत विद्यालय, जहां पे एक संस्कृत विद्यालय, वहां पे वो चीजों को सिखाया जाता है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक जीवन। सामाजिक आर्थिक जीवन तो देखो पल्लवों के अधीन समाज वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर आधारित था। उस टाइम समाज जो था ना वो दो वर्गों में बटा हुआ था, एक वर्ण एंड एक जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की स्थापना राजा का प्रमुख कर्तव्य था, यानी कि राजा वर्ण व्यवस्था का क्या किए थे, स्थापना किए थे। कौन, राजा, उसका एक प्रमुख कर्तव्य था वर्ण व्यवस्था को उत्पन्न करना। ब्राह्मणों एवं विद्वानों को राज्य की ओर से विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। उस टाइम जो ब्राह्मण लोग थे, विद्वान लोग थे, उसको राज्य की ओर से यानी कि राजा की ओर से विशेष प्रकार का सुविधाएं दिया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ण एवं जाति, और जो वहां के वर्ण भी लोग थे, जाति लोग जो थे, ठीक है, वर्ण एवं जाति के लिए अलग अलग नियम थे, यानी वर्ण वाले के लिए अलग और जाति वालों के लिए अलग नियम थे। ठीक है, अंतर जातीय विवाहों पर प्रतिबंध था। अंतर जातीय विवाह का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, अंतर जातीय विवाह का मतलब आपका ये हो गया, अलग अलग जाति में जो हम लोग विवाह करते हैं ना, इस पर वहां प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने जाति का है तो अपने में भी विवाह करेगा, अगर दूसरे जाति में विवाह करेगा तो वो प्रतिबंध लगाया गया था। सामान्य संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी उस टाइम क्या थी, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जहां पे परिवार मिल करके रहा जाता है। ठीक है, संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार था। अगर मान लो कि पिता का डेथ हो जाता है तो उस टाइम उसका जो सारा संपत्ति होगा वो फिर उसका बेटा का होगा, बेटी का नहीं होगा, मतलब संपत्ति पर पुरुषों का ही सिर्फ अधिकार था। विधवा को भी कुछ हिस्सा मिलता था, यानी कि जो विधवा औरत हो जाती थी उसको कुछ हिस्सा मिलता था। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी कि अगर कोई विधवा हो गया तो उसको फिर से विवाह करने का प्रचलन नहीं था। आगे धार्मिक जीवन, अब धर्म से रिलेटेड कुछ जीवन को देखते हैं। तो पल्लव शासक धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे। ठीक है, यानी जो पल्लव शासक के जो जितने भी सारे वहां के राजा थे ना, वो सहिष्णुता की नीति को पालन करते थे, यानी कि कहीं भी किसी को डांट दबाव नहीं करते थे कि आप इसी धर्म को अपनाओ। सहिष्णुता का मतलब होता है जिस धर्म को आप अपना चाहते हो उस धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैनसांग, जिसने 641 ईस्वी में कांची की यात्रा की थी। अब यहाँ पे एक और नाम आपको याद रखना दोस्तों, हैनसांग। ठीक है, जिसने 641 ईसा पूर्व में कांची की यात्रा की थी। कांची कहाँ पे, तो पल्लव वंश की राजधानी कांची, जहाँ पे शिक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था। ठीक है, वहां की धार्मिक स्थिति का वर्णन करता है, वहां के धार्मिक स्थिति के बारे में वर्णन करता है कौन, हैनसांग। कब, 641 ईस्वी में। और वर्णन करके वो क्या करता है कि पल्लवों के राज्य में सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी उस टाइम के जितने भी सारे धर्म के लोग थे ना, वो सभी को क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त था, कोई भी धर्म को वो अपना सकते थे। बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में था, लेकिन उस टाइम जो सबसे ज्यादा आगे था वो धर्म कौन था, वो बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा आगे चल रहा था। जैन धर्म भी उन्नत अवस्था में था। ठीक है, यानी कि उसके पीछे जैन धर्म भी उन्नत अवस्था में था, लेकिन सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म। ठीक है, ब्राह्मण धर्म की भी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी, और उस टाइम ब्राह्मण धर्म की भी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी, मतलब सब ठीक ठाक चल रहे थे। ठीक है, ब्राह्मण धर्म के प्रभाव ने मूर्ति और मंदिर निर्माण कला का प्रोत्साहन दिया, यानी ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ क्या हुआ, मूर्ति, मंदिर, ये सब चीजों का निर्माण हुआ। इस समय शिव, विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं को सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई, उनके लिए भव्य मंदिर भी बनाए गए। मूर्तियां तो बनाई गई, मूर्तियां के लिए एक अच्छा सा मंदिर भी बनाया गया, जरा सोचिए। नेक्स्ट शिक्षा एवं साहित्य, तो पल्लव शासकों ने शैक्षणिक एवं साहित्य की प्रगति में भी गहरी अभिरुचि ली, यानी जो पल्लव वंश के राजा लोग थे ना, उन्होंने शैक्षणिक और साहित्य प्रगति में भी गहरा रुचि लिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। पल्लव राजा स्वयं साहित्य में रुचि रखते थे, यानी कि जो पल्लव के राजा थे वो खुद से नाटक में, कविता में, ये सब चीजों में क्या रखते थे, रुचि रखते थे, तथा विद्वानों को सम्मान देते थे। जो अधिक विद्वान थे, जैसे कोई कविता लिखा, कोई अच्छे अच्छे विचार रखे, तो ऐसे को सम्मानित किया जाता था ताकि इसके हौसला और ना टूटे, है ना। उनके समय में कांची एक विख्यात शैक्षणिक केंद्र था। कांची कौन सा है, जहां पे पल्लव वंश का क्या था, राजधानी था कांची में, वहां पे एक शिक्षा शैक्षणिक से रिलेटेड एक बड़ा सा केंद्र बनाया गया था। ठीक है, जहां पे लोगों को सिखाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर निर्माण कला, तो पल्लव
की वास्तुकला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया, ठीक है। यानी कि पल्लव वंश में सबसे ज्यादा देखा जाए तो मंदिर निर्माण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। इस काल में चट्टानों को काटकर गुफा और मंदिरों का निर्माण किया गया था, रथ मंदिर का निर्माण किया गया था। जरा सोचिए, पल्लवों का ही महत्वपूर्ण देन है जो रथ मंदिर है, ठीक है। इसके अंतर्गत महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत एक जगह है महाबलीपुरम, इसमें 5 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह रथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित करता है, ठीक है। यानी मंदिर शिव भगवान के लिए बनाया गया था। पल्लव काल में मंदिर 4 शैलियों के आधार पर बनाया गया था। यानी जो पल्लव काल में, यानी पल्लव वंश के जो काल में मंदिर बनाया गया था ना, वो 4 शैलियों में बनाया गया था। और वो शैली मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था, ठीक है। 4 शैली में बताया गया था, ठीक है। वो 4 शैली कौन है दोस्तों? तो महेंद्र शैली, जिसका संस्थापक कौन थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। उसके बाद मामल शैली, उसके बाद राजसी शैली और उसके बाद अपराजित शैली। अब एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले महेंद्र शैली, तो महेंद्र शैली 610 से 640 के बीच मानी जाती है और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय वास्तुकला में मंडप का निर्माण प्रारंभ हुआ। मतलब महेंद्र शैली 610 से 640 के बीच मानी जाती है और इसका संस्थापक, इसको निर्माण करने वाले, इसको देने वाले कौन थे? तो पल्लव के राजा कौन? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, जैसे कि मैंने आपको बता रखा भी, ठीक है। और उसी समय वास्तुकला के माध्यम से, वास्तुकला मतलब क्या? भवन का निर्माण करना, किसी चीजों का निर्माण करना। और उस टाइम निर्माण किया जाता था, मंडप का निर्माण किया जाता था, ठीक है। और यह मंडप वास्तुकला को ठोस चट्टानों को काटकर, और ये जो वास्तुकला के रूप में जो मंडप बनाया जाता था ना, वो चट्टानों को काट करके बनाया जाता था। दूसरा है मामल शैली। मामल शैली 640 से 674 ईसा के बीच मानी जाती है और इस समय के पल्लव राजा, यानी पल्लव वंश के राजा कौन? नरसिंह वर्मन थे। नरसिंह वर्मन थे जिन्होंने मामलपुर नगर बसाया था। जिन्होंने कौन सा नगर बसाया था? मामलपुर नगर बसाया था, ठीक है। उसी नगर में रथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो पल्लवों के एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है ना। इन्होंने रथ तथा मंडप दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया, रथ का भी और मंडप दोनों प्रकार के निर्माण करवाया, ठीक है। कौन? मामल शैली को कौन बनवाए थे? तो नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, ठीक है। नेक्स्ट शैली आता है राजसिंह शैली। तो राजसिंह शैली 674 से 800 तक मानी जाती है और पल्लव राजा कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजसिंह शैली की आरंभ की थी और इसके अंतर्गत ईंटों से मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है अपराजित शैली, जो लास्ट शैली है। अपराजित शैली 879 से 897 तक मानी जाती है। अपराजित वर्मन ने अपराजित शैली का आरंभ किया था। कौन राजा? तो अपराजित वर्मन ने अपराजित शैली का आरंभ किया था और यह पल्लव काल के अंतिम चरण की शैली है। इस प्रकार से आपका ये खत्म हो गया दोस्तों, ये आपका ट्रिक था, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इसका आंसर मैं नहीं करवाया दोस्तों, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और 10 नंबर जो है चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें, ये भी मैंने नहीं करवाया। ये दोनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और जो 5 मार्क्स का बच गया वो 5 मार्क्स का प्लस में 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। बाकी इतना पढ़ के जाओ, एक 20 से बाहर देखने को नहीं मिलेगा।